हम जावास्क्रिप्ट देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट आइडियली है क्या हमारे पास। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, दैट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली वी आर टॉकिंग, जावास्क्रिप्ट इज अ मोस्ट मिस्टेकन एंड मिसअंडरस्टूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज लाइक अ जावा, जैसे जावा में काम होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट में काम होता है, बट इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वेयर जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शनल बेस्ड प्रोग्राम, मतलब सब कुछ फंक्शन पे काम करता है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जबकि हम बात करें जावा की, तो जावा इज यूज्ड ऑन सर्वर साइड, वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन क्लाइंट साइड। ऑफ कोर्स हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड भी यूज करते हैं बाय यूजिंग एन नोड.जेएस, बट द पॉइंट इज कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ईस्ट एंड वेस्ट टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग, इट्स अ मोस्ट मिस्टेकन एंड मिसअंडरस्टूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट्स से आई एम ऑन दिस ब्राउजर, और इस ब्राउजर पे जाकर अगर मैं यहां से इसकी सेटिंग्स में जाता हूं ब्राउजर के, और वहां जाकर गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट सर्च करता हूं, तो जावास्क्रिप्ट की साइट सेटिंग्स मेरे पास आती है, और साइट सेटिंग्स पे जाकर आपको यहां जावास्क्रिप्ट का एक ऑप्शन दिखता है, देखो। तो दिस इज द ऑप्शन, और वहां लिखा रहा है साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, यानी यहां पर बोला गया कि वेबसाइट जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अगर मैं इसे बंद कर दूं, कहां से, सपोज मैंने इसे बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं और फिर जाकर गूगल पे जाऊं और गूगल पे जाकर कुछ टाइप करूं, लेट्स से आई एम टाइपिंग BMW कार्स, तो देखो कोई हिंट नहीं आएगा, मुझे सीधा एंटर करके सर्च करना पड़ेगा ताकि मैं सर्च करके लेकर आ सकूं। तो इसका मतलब अगर मैं BMW कार यहां लिखता हूं एंड आई विल से गूगल सर्च, तब जाके वो सर्च करने के जाएगा, तो इट इज टेकिंग, क्यों रीडायरेक्ट कर रहा है, फिर डेटा दिखा रहा है। लेकिन अगर लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन अ जीमेल, तो मेरा जीमेल भी नहीं खुलेगा। तो अगर मैं जीमेल पे जाऊंगा, इट विल गिव अ वार्निंग हियर कि जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल, तभी खुल पाएगा। अगर मैं इसे बोलूंगा चलो फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं कैसा दिखता है, तो फ्लिपकार्ट में भी मेन्यूज नहीं आएंगे, स्लाइडर काम नहीं करेगा, और इसके बाद फ्लिपकार्ट एकदम से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट सबके लिए नीडेड है। तो अगर मैं वापस जावास्क्रिप्ट को ऑन करता हूं, तो मैंने ऑन किया इस बार, ऑन करने के बाद लेट्स से आई एम ओपनिंग अ गूगल, और फिर से अब मैं जब गूगल खुल जाता है मेरे पास, अब मैं जाकर इसे बोलता हूं कि गूगल खुल जाने के बाद ना, आई थिंक कुछ लेजी लोड चल रहा है इसका, इतने मैं ट्राई करता हूं क्या जीमेल खुलता है, तो आपको देखिएगा जीमेल खुल रहा है। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे आता हूं, इसे रिफ्रेश करता हूं, तो यू आर एबल टू सी फ्लिपकार्ट काम करने लग गया है, उसके मेन्यू भी आने लग गया है, स्लाइडर भी काम करने लग गया, और अगर आप देखो तो लोड भी हो रहा है बाकी सब चीजें ऑन डिमांड बेसिस पे, तो इसका मतलब परफेक्टली काम करके आ रहा है। तो अब मैं यहां पर से गूगल को फिर से ट्राई करता हूं कि गूगल को पता चल जाए कि हाँ जी ये, और यहां से मैंने मान लो BMW कार सर्च किया, अगर मैं यहां से जाकर देखो हिंट देखता हूं, हिंट आने शुरू रहते हैं, मैं यहां देख पाता हूं कि मैं इस तरीके से सर्च करके आ सकता हूं, राइट। तो इट मींस जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट अनेबल है। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको अपनी मशीन पे क्या इंस्टॉल करना है, ऑन द ब्राउजर, यू नीड अ ब्राउजर टू मेक योर पेज डायनेमिक, क्या अपने पेजेस को क्या कर सको, डायनेमिक बिल्ड करके आ सको, और जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट सपोर्ट यहां पर है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये कैसे काम कर रहा है। तो इफ यू कंटिन्यू विद दिस जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट, तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, एक डायनेमिक टाइप हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है लेकिन डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब यहां पर ना कुछ फिक्स नहीं है, जैसे सी में इंट होता है तो इंट ही रहेगा, फ्लोट होता है तो फ्लोट ही रहेगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग ही रहेगा, लेकिन यहां पर चीजें चेंज होती रहती है डायनामिकली बेस्ड ऑन वैल्यू, दैट टाइप विल बी डिसाइडेड। लूजली टाइप्ड है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास करना हो पास कर दो, जितने आर्गुमेंट पास करने हो उतने पास कर दो, जो रिटर्न करना हो रिटर्न कर दो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूज है। तो प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक अ स्ट्रिक्ट, कि अगर एक फंक्शन बनाओ उसमें 2 इंट होंगे तो सिर्फ 2 ही इंट पास होंगे। तो इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, इट इज अ कंप्लीटली अ लूजी टाइप लैंग्वेज, राइट। ये पॉपुलैरिटी, अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी देखें इस लैंग्वेज की, तो ये स्टैग ओवरफ्लो 2019 की रिपोर्ट है, आप हर साल की रिपोर्ट देखते हो, तो जावास्क्रिप्ट है ना सबसे नंबर 1 बैठा है फॉर प्रोफेशनल डेवलपर, जो भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो एक्चुअली कम टू नो कि जावास्क्रिप्ट कहां पर कर रहा है। पॉपुलैरिटी अगर गिट पे भी देखो, तो गिट का भी मेरे पास कुछ डेटा है, तो आप गिट के डेटा भी देखते हो कि गिट में भी कितना इसके रेपोजिटरीज इस टाइम पे अवेलेबल है, राइट। सो वी एक्चुअली कम टू नो कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करे। नाउ इट्स टाइम टू जंप टू कोड पे जंप करें, आइडेंटिफाई करें इट्स हाई लेवल लैंग्वेज, आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पास लूज प्रोग्रामिंग है, ये हमारे पास डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग है, सब कुछ फंक्शन से करती है, तो फंक्शंस आर नंबर 1 सिटीजन इस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो लेट्स जंप टू द फोर्थ पार्ट ऑफ। तो शुरुआत करते हैं इस जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखने से। तो व्हाट एक्चुअली नीड, यू नीड अ ब्राउजर, पक्का ब्राउजर होना चाहिए। मैंने आपको बताया ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ऑन होता है, तो आप
ब्राउजर पे जाओगे, ब्राउजर पे जाकर यू नीड टू जस्ट टाइप दिस वर्ड, मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, तो जस्ट जूम दिस थिंग एंड यू नीड टू टाइप अबाउट ब्लैंक। तो अबाउट कॉलम ब्लैंक टाइप करो तो दिस वुड ओपन अ ब्लैंक वेब पेज, ब्लैंक वेब पेज आएगा और फिर इस पे राइट क्लिक करो इस व्हाइट एरिया पे और इंस्पेक्ट चूज करो। तो चूज इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट को चूज करते ही आपके पास डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। तो दिस इज द डेवलपर कंसोल यू हैव। तो आप इंस्पेक्ट करके डेवलपर कंसोल खोल सकते हो या फिर आप F12 प्रेस करो तब भी आपके पास डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। तो या तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट या फिर आप F12 से भी शॉर्टकट की से भी खोल सकते हैं। तो आपके पास यहां पर कंसोल आया, दिस इज द कंसोल पार्ट, और यहां से आप अपना कोड लिख कर सकते हो। तो जहां पर ब्लिंक हो रहा है दिस इज द एरिया वेयर यू कैन राइट योर कोड। तो फ्रॉम हियर यू विल राइट योर कोड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इसका मतलब इंग्लिश जैसी लैंग्वेज। मैंने अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला काम करते हैं where लिखते हैं। where is for declaring a variable। वेरिएबल का मतलब हमारे पास है कि जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। तो अगर मेरे को कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मैंने बोला where a सेमीकोलन, इट मींस a इज माय वेरिएबल नेम एंड where इज अ कीवर्ड। where एक कीवर्ड, इससे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं। Once I declare a variable, it will show some outcome। जब कुछ भी आउटकम नहीं देगा तो अनडिफाइंड देगा, राइट। Where there is no outcome, then it is giving undefined। तो जब मैंने वेरिएबल बनाया, नाउ द क्वेश्चन इज ये वेरिएबल किस टाइप का है। ये कहता है कि अगर आपने वेरिएबल में कोई भी टाइप नहीं दी है तो मैं अनडिफाइंड हूं, राइट। तो देयर वुड बी अ टाइप कॉल्ड अनडिफाइंड। तो अगर आप यहां टाइप ऑफ चेक करो और ए लिखो, Let me show you it's an undefined। तो टाइप ऑफ क्या चीज है? टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जो बताता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। तो इट इज सेइंग दिस इज ऑफ अनडिफाइंड, राइट। तो दिस इज टाइप ऑफ ए इज गिविंग दैट इज एन अनडिफाइंड। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो अब अगर मैं ए में 10 डालकर आ जाता हूं तो यू कैन थिंक अबाउट टाइप ऑफ ए इज सेइंग आई एम अ नंबर। तो देखो लर्निंग क्या आपके लिए, लर्निंग ये हुई कि जब आपने where a लिखा जिस मोमेंट पे, तो उसने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और उसके अंदर जो वैल्यू रखी बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ही अनडिफाइंड रखी। तो उसकी वैल्यू ही अनडिफाइंड है। तो दिस इज द वैल्यू इज। जब आपने उसका टाइप भी पूछा तो उसने बोला इंटरनली मेरे पास इसका जो टाइप है वो अनडिफाइंड है इंटरनली, राइट। इसका मतलब मैं एक वर्ड यूज करता हूं यहां पर, जो डेटा टाइप है वो इम्प्लिसिट है गाइस, इम्प्लिसिट है। इसका मतलब जैसी वैल्यू वैसा डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं। तो डेटा टाइप एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब है जैसे अगर आपने कोई जावा या सी प्लस प्लस या सी जैसा कुछ पढ़ा है तो वहां पर ऐसा लिखते हैं इंटीजर ए, राइट। तो ये एक्सप्लिसिट है, ये जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है। वो कहते हैं जैसी वैल्यू डालोगे वैसा बन जाएगा। तो अगर आपने कुछ नहीं डाला इट इज बिकम अनडिफाइंड। तो टाइप ऑफ जो है हमारे पास, ये हमारा ऑपरेटर है जो बताता है कि इसका टाइप इंटरनली क्या है। तो उसने बताया इसका टाइप इंटरनली अनडिफाइंड है। अब अगर जब मैंने ए में 10 डाला तो तब देखो क्या होगा। जैसे मैंने ए में 10 डाला गाइस तो इसने जाकर इस वैल्यू में चेंज नहीं करता है। तो इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी, नई मेमोरी बनाता है और बोलता है कि ए अब इसको ना यूज करके इसको यूज करे। तो जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करोगे वो पुरानी मेमोरी को के ऊपर ओवरराइड नहीं करता, इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी। इसलिए आप एक वर्ड यूज करते हो कि ये प्रिंसिपल यूज करता है दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। तो इट इज यूजिंग अ प्रिंसिपल कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। इसका मतलब जब भी आप चेंज करोगे इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी, वो हमेशा एक नई मेमोरी ही क्रिएट करके आएगा। तो मैंने स्पेसिफाई A10 तो इसका मतलब यहां पर एक नई मेमोरी मेरे पास क्रिएट हो गई। और जैसे मैंने बोला इस टाइप ऑफ ए, तो इट इज सेइंग कि ये इंटरनली क्या है, इट इज इंटरनली अ नंबर। तो कंक्लूजन क्या है, देखो हमारे लिए कंक्लूजन ये शुरू होता है कि जब भी हम गाइस बात करते हैं ऐसी चीजों की तो हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि जैसे मैंने ये बात करा इसमें, तो आई विल से कि मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया। मैंने ये लर्निंग ली कि अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो मैं where कीवर्ड पढ़ूंगा। तो where के आगे आई विल स्पेसिफाई अ वेरिएबल नेम, तो मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस केस में जो where है इट इज अ कीवर्ड, ये मेरे पास कीवर्ड है और ये जो वेरिएबल है में कुछ भी हो सकता है। और जब भी मैं इसे स्टार्ट करूं A to Z के बीच में हो, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक में रख सकता हूं, अंडरस्कोर यूज कर सकता हूं, डॉलर यूज कर सकता हूं एज अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। कीवर्ड यूज नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा where a, वेरिएबल बन गया मेरे पास। और जब भी मैंने इसमें वैल्यू असाइन करी तो हमें समझ में आया कि उसका एक टाइप भी इंटरनली बन गया। तो वी एक्चुअली कम टू सी कि हमारे पास डेटा टाइप्स तो हैं, लेकिन जो डेटा टाइप्स हैं वो इंटरनली इम्प्लिसिट है, अपने आप बनते हैं।
जिसमें से एक डेटा टाइप आपके सामने आ चुका है, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड, और दूसरा भी आपके सामने आ चुका है, दैट इज कॉल्ड नंबर, राइट। तो नंबर 0 to 9 कोई भी वैल्यू रख सकता है, साथ में डेसिमल वैल्यू भी रख सकता है, स्मॉल वैल्यू भी रख सकता है, और लार्ज वैल्यू भी रख सकता है, नेगेटिव भी रख सकता है, पॉजिटिव भी रख क्या सकता है। तो लर्निंग ये हुई हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू है और मैं आपसे पूछता हूं कि टाइप ऑफ ए क्या है, ये अभी भी नंबर है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और पूछता हूं टाइप ऑफ ए क्या है, इट्स स्टिल नंबर। तो देयर इज नो फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर हमारे पास हर चीज के लिए नंबर ही है। तो नंबर हमारे पास ये सारी तरीके की वैल्यूज रिटेन करके आ सकता है। अब अगर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं ए में 10 है और 10 में मैंने अनडिफाइंड के साथ से प्लस कर दिया, तो अगर मैं 10 को अनडिफाइंड के साथ प्लस करता हूं तो इट विल गिव अ एरर, ये मेरे को एक एरर देगा। और अगर आप देखें तो दिस इज अ नैन एरर। तो नैन एरर मेरे पास आएगा, नैन सेज नॉट अ नंबर, क्योंकि आप एक नंबर की कैलकुलेशन अनडिफाइंड के साथ कर रहे हो। अनडिफाइंड का मतलब है देयर वुड नॉट बी एनी वैल्यू। तो इसने मुझे दिया 10 प्लस अनडिफाइंड एंड इट इज कमिंग एज अ नैन, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, नैन आ गई, नॉट अ नंबर वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अगर मैं टाइप ऑफ ए देखूं, यहां बड़ी स्ट्रेंज बात है, जैसे हम टाइप ऑफ ए देखेंगे, इट इज सेइंग इट्स अ नंबर। तो लर्निंग क्या हुई देखो आपके लिए, लर्निंग ये हुई कि जब आप नंबर यूज करते हो तो नंबर में भी एक और चीज आती है, दैट्स अ नैन। तो आप नैन को कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे दिस इज माई नंबर की एरर वैल्यू, दिस इज अ नंबर एरर वैल्यू, तो दिस इज अ नंबर एरर वैल्यू, और ये नंबर की करेक्ट वैल्यू। तो मैं इनको बोलता हूं ये करेक्ट वैल्यूज है जो करेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ये क्या है मेरे पास, एरर वैल्यू। इसका मतलब जब मैं कोई कैलकुलेशन करूंगा और नंबर पे करूंगा, नंबर पे कोई एरर आएगा तो नैन आएगा, और नैन का टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा, क्योंकि नंबर की एरर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर की दो तरीके की वैल्यूज हो सकती है, एक करेक्ट वैल्यूज, एक एरर वैल्यूज, राइट। तो नैन इज कम्स इन अ एरर वैल्यू, दैट्स व्हाई ये इंट्रो क्वेश्चन आता है कि नैन जो है उसका टाइप क्या है, तो आप बोलोगे टाइप उसका नंबर है, क्योंकि इट्स अ एरर वैल्यू ऑफ अ नंबर, राइट। ये हमें क्लियर होता है यहां से। तो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक नैन भी आ सकता है। अब नैन को चेक करने के लिए अगर आपके पास नैन आता है, आप नैन ना प्रिंट कराओ, तो देयर इज अ हेल्पर फंक्शन कॉल्ड इज नैन, और अगर आप इज नैन लिखो तो इट विल गिव यू ट्रू। तो इज नैन ए लिखने पे हमारे पास क्या आया, ट्रू आया, एंड इट इज सेइंग, इसका मतलब कि भी आपके पास जब आपने इज नैन ए लिखा तो इट इज टेलिंग यस ए में नैन है। अगर आप प्रिंट करा के भी देखो तो इट इज सेइंग दिस। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे कर सकते हो कि अगर इज नैन ए में मेरे पास ट्रू आता है तो आई विल कंसीडर दिस एज अ जीरो, अदरवाइज आई विल कंसीडर एज अ ए। तो मैंने यहां पर टेरनरी ऑपरेटर लगा दिया, मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जीरो मानना, वरना इसे ए मान लेना। एंड हियर वी गो, इट इज शोइंग यू जीरो। तो इसने हमें क्या दिया, यहां पर जीरो दिया, बिकॉज नैन है तो जीरो दिखा दो, अगर नहीं होता तो वैल्यू दिखाया। तो अगर मेरे पास ए में नैन की जगह 100 होता और फिर मैं इस कंडीशन लगाता तो मेरे को 100 दिखाता। तो दिस इज द यूज केस ऑफ अ टेरनरी ऑपरेटर। तो हमें एक और बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास नैन आता है और उसको चेक करने के लिए हमें एक हेल्पर फंक्शन दिया जाता है, और उस हेल्पर फंक्शन नाम है इज नैन, जिससे आप पता लगा पाते हो कि हमारे पास वैल्यू नैन है या नहीं। तो हमें बुलियन वैल्यू देता है कि वी कैन फाइंड आउट कि नैन है या नहीं, क्योंकि हम किसी एंड यूजर को दिखाएंगे कि योर अमाउंट इज नैन, या योर बिल इज नैन, या योर ऑर्डर इज नैन। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम वहां पर बताएंगे इज नैन को यूज करें, इज नैन से पता लगाने। इसका मतलब ये हुआ हम एंड यूजर को नैन वैल्यू नहीं दिखाना प्रेफर करते, उसकी जगह हम उसको चेक करके बताते हैं कि क्या इश्यू है हमारे पास, राइट। तो और हम इज नैन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, अगर मेरे पास एक और कैलकुलेशन दिख जाए, अगर ए में 10 डिवाइड बाई 0 कर दिया जाए तो इंफिनिटी रिजल्ट आता है। इंफिनिटी इज अगेन अ वैल्यू, ये भी एक वैल्यू है, एंड दिस इज एन एरर वैल्यू। तो अगर आप टाइप ऑफ ए देखोगे तो स्टिल इट्स अ नंबर। तो ए में देखो इन्फिनिटी है, बट इसका भी टाइप ऑफ क्या आ रहा है, नंबर है। तो दिस इज अनदर एरर वैल्यू गाइस, दिस इज अनदर एरर वैल्यू इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी भी एरर वैल्यू किसकी है, नंबर की है। दैट्स व्हाई टाइप ऑफ इंफिनिटी इज आल्सो अ नंबर, राइट। तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे नंबर के पास क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या स्टोर करके आ सकता है। वो 0 to 9 डेसिमल, स्मॉल, लार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव एज अ करेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है, और एरर के लिए इट हैज द नैन एंड इंफिनिटी। अब इंफिनिटी को भी ट्रीट करने के लिए देयर इज अ हेल्पर मेथड कॉल्ड इज फाइनाइट। तो अगर आपने ए डाला तो उसने बोला इट्स नॉट अ फाइनाइट नंबर, इट्स एन इनफाइनाइट नंबर, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग फॉल्स। अगर ये फाइनाइट नंबर होता, अगर मान लो ना ए में 10 होता और फिर चलाता तो ये बोलता ट्रू।
तब उसके बेस पे अगर मेरे पास ए पे कैलकुलेशन करने पे इंफिनिटी आता है तो आई कैन डू इज फाइनाइट, अगर ट्रू आता है मेरे पास तो वो करेक्ट नंबर है, अदरवाइज प्रिंट जीरो, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग जीरो। तो हम इज फाइनाइट नाम का हेल्पर मेथड यूज करते हैं। तो देयर इज इज नैन, देयर इज फाइनाइट एज अ हेल्पर मेथड, राइट। तो हमें समझ में आया कि ये हेल्पर मेथड हमारे लिए क्या काम करता है। इसी तरीके से कई बार हमारे नंबर में कोई वैल्यू ऐसे भी पड़ी होती है, दैट इज इन डबल कोट्स, तो ये स्ट्रिंग की तरह है, तो दिस वैल्यू इज लाइक अ स्ट्रिंग। तो इन दिस सिनेरियो गाइस व्हाट आई विल डू, पहले तो चेक करो टाइप ऑफ ए करके, यस विद स्ट्रिंग। तो अब अगर आपको इस ए में प्लस करना हो 20, तो इट वुड नॉट डू एडिशन, इट विल डू कॉन्कैटेशन। तो कॉन्कैट करके आ जाएगा, यानी कि 10 और 20 को एक साथ जोड़ कर आ जाएगा, एडिशन नहीं करके आएगा, कॉन्कैट करके आ जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो आप क्या करते हो, आप यहां जाकर पार्स इंट नाम का फंक्शन यूज करते हो और कन्वर्ट कर देते हो इसे स्ट्रिंग टू नंबर। तो इसका मतलब ये भी आपका एक हेल्पर मेथड है, दैट इज कॉल्ड पार्स इंट। इसी के साथ साथ आपके पास एक और हेल्पर मेथड है, पार्स फ्लोट भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू 10 ऐसे है, 10 या 20.90 ऐसा है, और अब आप a प्लस 20 करना चाहते हो, है ना, तो ये कॉन्कैट करके आ जाएगा। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप लिखोगे पार्स फ्लोट, और नाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो आप इस तरीके से इन हेल्पर मेथड्स को यूज करके आ सकते हो। तो जो अभी हमने नंबर के बारे में पढ़ा है ना, तो नंबर में ही हम एक कंसेप्ट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। तो जावास्क्रिप्ट के जो डेटा टाइप है, जो कि इंटरनली है, उसमें हमारे पास एक प्राइमरी टाइप्स डेटा टाइप्स है, इन्हीं को आप प्रिमिटिव भी बोलते हो, प्रिमिटिव टाइप, और इन्हीं को एक और नाम से बुलाते हो वैल्यू टाइप, और इन्हीं को आप इम्यूटेबल टाइप्स के नाम से बुलाते हो। तो आप इसे प्राइमरी बोलो, प्रिमिटिव बोलो, वैल्यू बोलो, इम्यूटेबल बोलो, आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हो। तो मैंने बात करा गया प्राइमरी टाइप या प्रिमिटिव या वैल्यू या इम्यूटेबल, अगर मैं ऐसा कोई भी वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब यह कि जब मैं लिखा ना a इक्वल टू 10, तो a में 10 तो आ गया वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने आपके सामने लिखा a प्लस 20, सोचा जरा इस बारे में, सिर्फ a प्लस 20 लिखा, तो आपको ऐसा फील आना चाहिए कि a प्लस 20 लिखने पे मेरे पास एक मेमोरी बनेगी, इसमें 30 होगा, लेकिन a उसे पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इस बात का प्रूवेंस मैं आपको देता हूं कोड से। देखो जरा सब, यहां आते हैं, एक और अबाउट ब्लैंक बना लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, और यहां लिखता हूं मैं where a 10, ठीक है। और अब देखो मैं लिखता हूं a प्लस 20, ठीक है, और फिर a प्रिंट करता हूं। अब देखना a में क्या आ रहा है, तो इट क्लियरली गिविंग यू एन इंडिकेशन कि जब आपने a में 10 डाला था तो a में 10 तो गया था, लेकिन जब आप a प्लस 20 लिखते हो तो इसने क्लियर इंडिकेशन आप सबको दिया कि मैं 10 प्लस 20 करके एक नई मेमोरी बनाता हूं जिसे कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है ना, नोबडी इज पॉइंटिंग इट। और जब आप a को देखते हो, a हैज 10, इसका मतलब जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी एवरी टाइम, एंड दिस कंसेप्ट इज गाइस कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। इट मींस डू नॉट चेंज द ओरिजिनल, डू नॉट चेंज, तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डोंट चेंज ओरिजिनल, ओरिजिनल को चेंज, है ना, नहीं करना है, उसकी जगह आपको ध्यान रखना है क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट। तो हमेशा उसकी कॉपी बनाओ, कॉपी में चेंज करो। तो अगर थिंक अबाउट गाइस कि अगर मैं आपके सामने ये लाइन लिखता a इक्वल टू a प्लस 20, तो आपको सेम फील आना चाहिए, नई मेमोरी बनी इस स्टेटमेंट से। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि इस स्टेटमेंट से एक नई मेमोरी बनी, नाउ दिस मेमोरी इज असाइन टू a। तो यू कैन थिंक अबाउट कि इसमें a आ जाता और a इसे भूल जाता, सिर्फ इसे याद रखता है, फील की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन उसने ओरिजिनल को चेंज नहीं किया, उसने क्या किया, एक नई मेमोरी क्रिएट कर दी। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। डू नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू, क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट, हर बार उसकी कॉपी क्रिएट करके आओ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमारे पास जो डेटा टाइप है, जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हम वी आर सेइंग कि जब हमारे पास डेटा टाइप है उसमें हमारे पास सबसे पहले वैल्यू टाइप है, बिकॉज इट कंटेन द वैल्यू, इसके पास वैल्यू है, इसी को हम प्राइमरी, प्रिमिटिव या इम्यूटेबल नाम से बुलाते हैं। और जब भी आप उसमें कुछ चेंज करते हो, इट विल क्रिएट अ कॉपी, तो वो एक कॉपी क्रिएट करता है और कॉपी में चेंज होता है, ओरिजिनल वैसा का वैसा रहता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर हम ऐसे देखें, देखो वेर x 10 लिखते हैं, तो वी थिंक अबाउट कि x में 10 स्टोर हुआ। जब वेर y 20 लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने यहां पर लेट्स से, या ऐसा भी लिखता हूं, वेर y 20 में लिखता हूं x
कि कॉपी y में डाल देता हूं, तो व्हाट इट डज कि x में जो है वो y में, तो y में क्या है, y में 10 है, ठीक है। तो उसकी कॉपी बन गई, देखो यहां पर दिखा किसी कॉपी हुई है, वैल्यू कॉपी हुई है, राइट, क्योंकि उसके पास वैल्यू ही थी। अब अगर गाइस मैं आपसे बोलता हूं y इक्वल टू वाई प्लस 10, अगर मैंने ये बात बोली तो क्या करेगा ये, इसको चेंज ना करके एक नई वैल्यू बनाएगा 20 और y इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा, x में कोई चेंज नहीं होगा। इट शोज क्लियरली कि आपने कॉपी में चेंज किया, ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ है। तो इट इज ऑल्सो टेलिंग यू कि आपके पास कौन सा कंसेप्ट यहां पर यूज हो रहा है, इम्यूटेबिलिटी। इसका मतलब इसका अपोजिट कुछ और भी होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी, जिस वी आर गोइंग टू सी, बट इम्यूटेबिलिटी हमें दिख गई। तो हमारे पास डेटा टाइप में हमने जो डेटा टाइप अभी पढ़े हैं विच इज अ वैल्यू टाइप, यानी कि हम जो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं अभी गाइस वो कौन से हैं, वो हमारे पास एक्चुअली में वैल्यू टाइप है। और वैल्यू टाइप में हमने दो वैल्यूज पढ़ी हैं, एक अनडिफाइंड वैल्यू जिसमें हम अनडिफाइंड टाइप वैल्यू रख पा रहे हैं, और एक हमने पढ़ा जिसमें हम नंबर वैल्यू रखकर आ पाते हैं, ठीक है। जैसे नैन हमारे पास एक नंबर वैल्यू है, इन्फिनिटी एक नंबर वैल्यू है, 10, 20, 10.20 ये सब हमारे पास नंबर वैल्यूज है। तो देखो अभी तक जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सब मैं अबाउट ब्लैंक में ही करा रहा हूं। इसका फायदा ये हो रहा है कि आप है ना हर लाइन को एक एक करके अच्छे से सीख पा रहे हो। मैं वीएस कोड में स्टार्टिंग में नहीं कराता हूं, ये थोड़ा मेरा वे आउट है काम करने का, कि अगर हम एक एक लाइन को लिखें और उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि सब कुछ कैसे कैसे चल रहा है, उसके बाद अगर हम वीएस कोड यूज करेंगे, फिर हजारों लाइन का कोड भी लिखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। तो एज ए डेवलपर मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस लाइन का मतलब क्या है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एवरीथिंग इन अबाउट ब्लैंक। और अबाउट ब्लैंक पे इंटरप्रिटेशन चल रही होती है, हम एक लाइन को लिखते हैं, एंटर मारते हैं, चलाते हैं, या 2, 3, 4 लाइनों को भी लिखकर एक साथ चलाकर आ सकते हैं। तो बेनिफिट होगा हम छोटे छोटे स्निपेट्स को चला रहे हैं, उन स्निपेट्स को सीखते हो जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एवरीथिंग हियर। और इसका एक और बेनिफिट है, हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा अपने मशीन में, ब्राउजर हम सबके पास है और हम सब यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल पे जाकर चेंजेस करके आए थे। Now we are jumping to the next thing, that is strings. हम strings की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट डेटा टाइप की। अभी तक अगर हम यहां पर जाए तो व्हाट वी एक्चुअली लर्न, हम लोगों ने अभी तक अनडिफाइंड के बारे में देखा है, तो वी लर्न अनडिफाइंड कैसे काम करता है, वी लर्न नंबर कैसे काम करता है। नाउ वी आर लर्निंग स्ट्रिंग्स कैसे काम करता है। तो स्ट्रिंग्स का मतलब है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब मुझे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रखना है मैं स्ट्रिंग यूज करके आ सकता हूं। तो सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे वेर ए, और लेट्स से आई स्पेसिफाई अमित, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गई है इस तरीके से। तो ट्राई करते हैं सर, वेर ए और मैंने यहां पर लिखा अमित, तो मेरे पास स्ट्रिंग बना। टाइप ऑफ ए करते हैं, वी आर एबल टू सी दैट इज अ स्ट्रिंग, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गया है। अब गाइस अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग बना है, दिस इज आई क्रिएटेड अ स्ट्रिंग, तो अब मैं स्ट्रिंग पे जाकर ऐसा बोलना शुरू करता हूं कि अगर मैं इस स्ट्रिंग पे इसे ऐसे भी लिखता, स्टिल इट्स अ स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर भी लिखता, इट्स अ स्ट्रिंग, कैर नाम की चीज नहीं है यहां पर कुछ। और अगर मैं इसे डबल कोट्स में भी लिखता, अभी भी मेरे पास ये स्ट्रिंग ही है। That all these cases, either in double quotes, either in single quotes, ये string है। अगर suppose I will say, मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, let's do it, तो इन डबल कोट उसके बाद एक सिंगल कोट लगाया, फिर डबल कोट लगाया, इट इज स्ट्रिंग इटसेल्फ। और इसके पास इंटेलिजेंट है कि भाई ये अपने आप सिंगल कोट को टेक केयर कर लेता है विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एस्केप कैरेक्टर्स। बहुत सारे प्रोग्राम में एस्केप कैरेक्टर लगाकर आप इसे यूज करके आ पाते हो, स्लैशेस लगाकर, राइट। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो आप ऐसे लिख कर आ सकते हो। आप बैक टिक का साइन लगाओगे तो डबल कोट्स था, सिंगल कोट था, ये बैक टिक है। और बैक टिक के बाद आप जो भी यहां लिखते हो शिफ्ट एंटर मारते हो, तो शिफ्ट एंटर मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना, फिर शिफ्ट एंटर डालते हो, नेक्स्ट लाइन में जाना, और फिर आप यहां से इस बैक टिक को ऑफ कर देते हो। तो मैंने यहां जाकर गए इसके बैक टिक को ऑफ कर दिया। दिस इज स्ट्रिंग, आपको क्लियरली दिखेगा यहां स्लैश एन लग गए बीच बीच में। तो वी आर एबल टू सी कि यहां स्लैश एन आ गया है, यहां पर भी स्लैश एन आ गया, यहां भी स्लैश एन आ गया। तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स ने यहां एड ऑन कर दिए ऑटोमेटिकली। इट्स अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम जब भी ए को प्रिंट करेंगे ना गाइस, तो इट वुड बी लाइक स्लैश एन दिखेंगे। अगर आप चाहते हो न्यू लाइन में कन्वर्ट हो तो आपको प्रिंट कराने के लिए लिखना पड़ेगा console.log। तो अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी लॉग करना है यानी कि प्रिंट करना है तो आप यूज करो console.log। इस केस में जब हम कंसोल की बात करते हैं तो कंसोल यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, और लॉग हमारे पास एक फंक्शन है और उसमें हमने ए को प्रिंट करा दिया है। और उसने क्या किया, उसने स्लैश एन हटाकर न्यू लाइन की फॉर्म में से दिखाना शुरू कर दिया। तो लर्निंग ये हुआ कि अगर मुझे यहां पर स्ट्रिंग बनाना है तो स्ट्रिंग बनाने के आई हैव वेराइटीज।
मैं इसे ऐसे ही बना सकता था, मैं इसे ऐसे भी बनाकर आ सकता था कि मैं उसे सिंगल कोट्स में लिख दूं, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन आया कि मैंने बैकटिक का साइन लगाया, फिर मैंने मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिखा और फिर बैकटिक को ऑफ कर दिया, जिससे आई एम एबल टू अचीव अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मेरे पास एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनकर आ गई। जब मैंने इसे बिल्ड किया, दैट इज माई सिंगल लाइन। तो मैं इसके थ्रू सिंगल लाइन लिखकर आ पा रहा था, राइट। तो जो मल्टी लाइन का फीचर आया गाइस, ये फीचर आपके पास आया ECMA 6 से। तो ES6 यानी कि 2015 दे प्रोवाइडेड दिस फीचर। ये फीचर तब से बिल्ड होना शुरू हुआ। तो ECMA के अलग अलग वर्जन आते हैं। इन शॉर्ट इस ECMA स्क्रिप्ट को ही हम ES भी बोलते हैं। तो ECMA 6 में दे प्रोवाइडेड दिस बैकटिक साइट एट मल्टीलाइन स्ट्रिंग। इसके साथ साथ एक फीचर और बिल्ड किया गया, उसे देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं where a10, यहां लिखता हूं where b equal to 20, और मैं सपोज प्रिंट करना चाहता हूं इस जगह a is, और फिर प्लस a लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस कॉन्कैट कर देगा स्ट्रिंग के साथ, कुछ भी लगाएंगे स्ट्रिंग ही बन जाएगा। तो कॉन्कैट हुआ, फिर b is, और फिर मैं प्लस b लिखता हूं, तो वी आर एबल टू सी a की वैल्यू भी दिखती है और b की वैल्यू भी दिखती है। और ये आप देख ध्यान से तो डबल कोट्स में दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे गाइस बैकटिक में लिखता तो ये कुछ ऐसे लिखता, a is और डॉलर करली ब्रैकेट ए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब मैं लिख रहा हूं डॉलर करली ब्रैकेट, तो डॉलर करली ब्रैकेट का मतलब दिस इज अ प्लेस होल्डर गाइस। ये प्लेस होल्डर है इसका। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हो, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पे हमने लिखा माय नेम इज, और फिर डैश लगा दिया उसमें, तो डैश क्या है, प्लेस होल्डर है। ऐसे ही A is डॉलर करली ब्रैकेट इज बेसिकली अ प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर है, और ये फीचर को हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये ECMA 6 ऑनवर्ड आया। वो कहता है आप एक टेम्पलेट लिखो, जैसे कि A is और उसके बाद डॉलर करली ब्रैकेट लगा दो डायनेमिक वैल्यू के लिए, इस तरीके से B is और फिर डॉलर करली ब्रैकेट B लगा दो, एंड हियर यू गो, A is 10, B is 20, ये आपको दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमें समझ में आता है कि हम इस बैकटिक के साथ साथ में किसे यूज कर सकते हैं, डॉलर करली ब्रैकेट्स को। इसमें कोई वेरिएबल का नाम है, एंड वी कॉल्ड इट एज अ प्लेस होल्डर, है ना। और इससे हम कौन सा फीचर अचीव करके आ पा रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का ये फीचर हमारे पास बन जाता है। अब इसका देखो फायदा क्या है। सपोज आपका आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो और आपको जॉब ऑफर आता है, तो जॉब ऑफर जब आएगा तो इट इज लाइक ऑफर, और बैकटिक लगाओ वहां पर कुछ ऐसा लिखा होगा तो डियर, है ना, और आपका नाम, है ना, और ये नाम डायनेमिक होगा। जिसको ऑफर लेटर मिलेगा उसका नाम यहां पर होगा। तो व्हेन आई विल से कि वेर नेम, और सपोज मैंने यहां लिखा टॉम, राइट, तो नेम है टॉम, और मैं यहां पर चाहता हूं डियर और करली ब्रैकेट नेम, ऐसा मैं लिखा, और फिर कॉमा करके मैंने मल्टी लिखने के लिए शिफ्ट एंटर प्रेस किया। तो मैं शिफ्ट एंटर करके इधर गया और यहां पर लिखा यू हैड सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ। अब रोल किस रोल के लिए हुआ है वो मान लो, वो भी डायनेमिक है, रोल ऑफ, और सपोज मैंने बोला SD, तो फॉर द रोल ऑफ, और यहां पर लिख दिया डॉलर करली ब्रैकेट रोल, राइट। अब देखो आपको फील आएगा कि जब मैं इसे चलाऊंगा और यहां ऑफर को प्रिंट करूंगा, आपको दिखेगा डियर टॉम आ गया और यू हैड सिलेक्टेड फॉर दिस। सपोज अगर ये नाम बदलता है और ये हो जाता है किम, ठीक है, और रोल आ जाता है इस जगह टेस्टर, सपोज ऐसा जाता है। और अब मैं जाकर इसको, जब मैंने ये सब लिखा, तो मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है मेरे पास, इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूं विद दिस नेम एंड दिस थिंग। तो अब मैं अगर ऑफर देखूं, वी आर एबल टू सी यस इट इज दिस। और अगर मैं चाहता हूं कि स्लैश ना दिखे, तो मैं console.log में ऑफर को डाल देता हूं, एंड वी आर एबल टू सी दिस थिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वेबसाइट्स पे जो आपके पास ईमेल्स आती हैं, तो उनका एक टेम्पलेट बनता है, और उस टेम्पलेट में डियर और उस बंदे का नाम लिखा होता है, या योर बिल इज दिस। जैसे एयरटेल का बिल आया तो ऐसे आता है कि आपका बिल आया, या आपका ऑर्डर नंबर ये था, पिज्जा आया तो ये ऑर्डर नंबर था, या अमेजोन से कुछ आया तो आपका ये ऑर्डर नंबर था, इस डिलीवरी एड्रेस पे आ रहा है। ये सब डायनेमिक है। तो उसका आंसर है कि हम क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट बनाते हैं। तो डियर करके जो लिखा, या यू हैड सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, ये टेम्पलेट था, और उसके अंदर प्लेस होल्डर डालते हैं जो डायनेमिक आने वाली है। तो दिस इज अ यूज केस, जब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग के साथ ये प्लेस होल्डर्स यूज करके आ सकते हैं। तो अभी तक हम अनडिफाइंड नंबर स्ट्रिंग, और अब वी आर जंपिंग टू बुलियन। तो जब हम बुलियन की बात करते हैं, तो बुलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स में वैल्यू को रखना। जैसे कि
आज ये स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ऐसी बात के लिए मुझे क्या चाहिए, बुलियन चाहिए। तो मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, देखो वेर, और सपोज मैं बोला अटेंडेंस ट्रू, तो मैं लिखा अटेंडेंस इक्वल टू ट्रू, तो इट इज टेलिंग अस कि यस की अटेंडेंस मेरे पास ट्रू है। तो टाइप ऑफ अटेंडेंस इज सेइंग इट्स अ बुलियन, ये बुलियन मुझे दिखा रहा है। जब भी मैं बात करता हूं कि ये ट्रू है, तो ट्रू का इंटरनली मतलब न्यूमेरिक 1 है, फॉल्स का मतलब 0 की तरह ट्रीट होता है। तो अगर आप कभी भी अटेंडेंस को जाकर यानी कि अटेंडेंस के साथ +10 कर दो तो ये 11 मिल जाएगा, कि ट्रू +10। इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, इसका मतलब ये कि अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन बुलियन प्लस नंबर लिखा तो रिजल्ट नंबर आएगा, बुलियन प्लस नंबर लिखा तो रिजल्ट नंबर आएगा। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब है इंप्लिसिट कास्टिंग। तो इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपके पास हो रही है, और ये वर्ड जो इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये जो वर्ड आ रहा है, क्योंकि अपने आप टाइप कास्ट कर रहा है, बुलियन प्लस नंबर करके नंबर कर रहा है, ये हमेशा डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग होती है, और हम शुरू से पढ़ रहे हैं डायनेमिकली टाइप का मतलब। तो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग अगर हमारे पास होगी, जो कि जावास्क्रिप्ट है, वो कौन सा फीचर यूज करेगी, कोअर्जन यूज करेगी, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगी। जैसे कि अगर आपने स्ट्रिंग प्लस नंबर किया था अभी तक, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया था, स्ट्रिंग ही आया था, राइट। तो अगर आपने अनडिफाइंड प्लस नंबर किया था, तब भी आपके पास रिजल्ट नंबर आया था, क्योंकि आपको जो रिजल्ट आया था दैट इज नैन, वो नंबर ही है मेरे पास, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने स्ट्रिंग प्लस बुलियन किया होता तो रिजल्ट स्ट्रिंग ही आता। ये सब टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। अगर मैं बुलियन प्लस बुलियन कर देता तो रिजल्ट नंबर आता, राइट। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये कोअर्जन जैसा फीचर यूज कर रहा है, जिसके बेसिस पे अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं ट्रू प्लस ट्रू, यू विल सी दैट इज ट्रू। लेकिन मैं लिखता हूं ट्रू प्लस अमित, ऐसा लिखता हूं तो ये देखो कॉनकैट कर देगा। अगर लिखता हूं 10 प्लस ट्रू माइनस फॉल्स, तो यू विल सी 10 प्लस 1 11 माइनस 0, तो दैट्स व्हाई 11 ही आया मेरे पास। तो वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन ये 1 0 से कैसे काम करता है, कैसे ये रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन अगर आप अनडिफाइंड प्लस 10 करते तो नैन आता, अगर आप अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड भी करते तब भी नैन ही आता। तो लर्निंग ये हुई कि अगर अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड होता तब भी आपके पास नैन आता। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड द रूल ऑफ कोअर्जन, कि कोअर्जन कैसे काम कर रहा है, और वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बुलियन भी हमारे पास कैसे काम कर रहा है। नाउ इट्स टाइम टू जंप टू द फिफ्थ टाइप। हम फिफ्थ टाइप की तरफ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ है बिगिंट। ये जो बिगिंट आया हमारे पास, यह है एक्मा 2020 में, 2020 वाले वर्जन में बिगिंट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। देखो बिगिंट का यूज केस क्या है। बिगिंट का पर्पस है कि अगर आपके पास कोई नंबर बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज है, तो नंबर उसे एंटरटेन नहीं करके आ पाता। इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहां पर जाकर एक नंबर लिखता हूं, देखो वेर ए, और बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज नंबर लिखने की कोशिश करता हूं। आई एम राइटिंग वेरी वेरी बिग नंबर, ये मैं नंबर लिखा। अगर आप ए में देखो तो ये नंबर वो एंटरटेन नहीं कर पा रहा, इट इज टेलिंग यू ई मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसे दिखा रहा है। तो इट वुड नॉट टेक केयर दिस नंबर, उस नंबर पे काम नहीं कर सकता। इसका मतलब जो नंबर है आपके पास बिहाइंड द सीन देखो इट्स अ नंबर, लेकिन नंबर की एक रेंज है। तो अगर आप नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर लिखो तो इट इज टेलिंग यू कि मैक्सिमम ए इतना बड़ा ही जा सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं जा पाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम सेफेस्ट इंटीजर इट कैन टेक केयर। तो अगर आप ए प्लस प्लस करने जाओ तो आपको दिखेगा कि आप इससे बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ नंबर, राइट। लेकिन अगर आपको इससे बड़े नंबर चाहिए, बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस नंबर को पिक करो विच इज द मैक्सिमम फॉर अ नंबर, और उसके आखिर में एक लिटर लगा दो n। तो दिस इज बिकम अ बिगिंट। अब अगर आप टाइप ऑफ ए देखोगे, इट इज अ बिगिंट। ये बिगिंट मेरे पास बन गया है, और एक बिगिंट के साथ ही काम कर सकता है। तो बिगिंट कैन नॉट वर्क विद अ नंबर। तो बिगिंट की कैपेसिटी बड़ी है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करता है और सीपीयू इंसेंटिव कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो अगर आपने किसी बिगिंट पे, तो दिस इज द बिगिंट वैल्यूज गाइस, है ना, अगर आप किसी बिगिंट पे जाकर ऐसे करने की कोशिश करोगे, इट विल गिव यू अ टाइप एरर। ये टाइप एरर देगा, बोलेगा बिगिंट के साथ सिर्फ बिगिंट ही चल सकता है। तो बिकॉज बिगिंट बड़ी लार्ज वैल्यूज के लिए बना है। तो बिगिंट का पर्पस भी ये था कि जब गैंगनम स्टाइल गाना आया था तो उसके इतने व्यू हुए थे कि यूट्यूब का डेटा पे एग्जॉस्ट हो गया था, उससे लर्निंग ली गई और दे बिल्ड कि हम एक बड़े डेटा की तरफ जाए, यानी कि 64 बिट्स से बड़े डेटा की तरफ जाए।
ताकि हम बड़ी लार्ज मेमोरीज पे काम कर सके। तो अगर लार्ज वैल्यूज है मेरे पास जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स इसके लिए ज्यादा सीपीयू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन जब करेगा, क्योंकि इट कैन नॉट स्टोर अ नंबर इन अ, जैसे हम बाकी नंबर्स को स्टोर कर रहे थे, 64 बिट में, ये जब भी नंबर्स पे कैलकुलेशन करेगा, इट यूज सम डेटा स्ट्रक्चर बिहाइंड द सीन, और तभी कैलकुलेशन करेगा। दैट्स व्हाई इट इज सीपीयू इंसेंटिव एंड मेमोरी इंसेंटिव कैलकुलेशंस होंगे। तो आप बिगिन को सिर्फ तब यूज करो जब आप यू रियली नीड कि यू नीड टू वर्क ऑन अ वेरी लार्ज वैल्यूज। तो अब अगर मैं गाइस यहां जाकर कोई लार्ज वैल्यू लिखता हूं फिर एन लगाता हूं, तो यू आर एबल टू सी, देखो ये इस बिग इंट में इस बिग इंट को प्लस करके रिजल्ट दिखाकर आ पा रहा है। तो बिग इंट बनाने के दो तरीके, हम दो तरीके से बिग इंट बना सकते हैं। एक तरीका आपको दिखा कि मैं कोई नंबर लिखूं और आखिर में एन लगा दूं, दिस इज कॉल्ड बिग इंट लिटरल। या मैं बिग इंट नाम का फंक्शन यूज करूं और फिर किसी बहुत बड़े नंबर को यहां डाल दूं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसके आखिर में एन लगा देगा। तो यू हैव टू वेज, वन इज द लिटरल वे, वन इज द फंक्शन वे टू बिल्ड अ बिग इंट, राइट? एंड बिग इंट ओनली वर्क विद अ बिग इंट टाइप। इससे पहले हमने बिग इंट कंप्लीट किया था, वो एक्मा 2020 में हमारे पास ऑनवर्ड्स ये हमारे पास आया था। तो देखो सिंबल क्या बोल रहा है। सिंबल एक्मा 6 2015 वर्जन में हमारे पास आता है। ये सिंबल बेसिकली मेंटेन करता है यूनिकनेस। अगर मेरे को कोई भी चीज यूनिक मेंटेन करनी है यहाँ पर, तो मैं सिंबल को यूज करूंगा। तो सिंबल को बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले इस तरीके पे पहुंचते हैं। तो सिंबल को बिल्ड करने का इस तरीका है, बस सिंबल लिखो एंड यू गेट अ सिंबल, आपके पास सिंबल आ जाएगा। तो सिंबल पे देखो आपको सिंबल ही प्रिंट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे किसी वेरिएबल में डालता हूँ, वैर टी सिंबल लिखता हूँ, तो इट विल क्रिएट अ सिंबल। मेरे पास एक सिंबल क्रिएट होगा, टाइप ऑफ टी करने पे इट विल टेल यू इट्स अ सिंबल। तो उसने बताया कि ये क्रिएट हुआ है सिंबल। तो सिंबल एक फंक्शन है गाइस, इसे बुलाने पे हमारे पास एक सिंबल बनता है। तो जब भी हम इसे प्रिंट करते हैं, दिस इज अ यूनिक सिंबल। इसका मतलब ये, अगर मैं वैर टी2 बनाता हूं, फिर से सिंबल लिखता हूं, तो फिर से एक सिंबल बनेगा, और एक सिंबल दूसरे सिंबल के बराबर नहीं होता। तो अगर मैं टाइप ऑफ टी2 करता हूं, इट इज अ सिंबल, लेकिन अगर मैं टी को बराबर करता हूं टी2 के, इट विल ऑलवेज गिव यू अ फॉल्स। तो ये हमेशा हमें फॉल्स देगा। तो सिंबल इज बेसिकली टू यूनिक समथिंग। तो अगर हमें कोई भी चीज यूनिक बनानी है, तो वी यूज अ सिंबल। ये बहुत रेयर टू यूज डे टाइप है हमारे पास जो यूज होता है, लेकिन हमें समझना है कि सिंबल बनाने के लिए वी यूज अ फंक्शन, और उसका जो टाइप ऑफ निकल कर आता है वो सिंबल निकल कर आता है। एंड वन सिंबल इज नेवर इक्वल टू अनदर सिंबल। ठीक है? तो किसी रिकॉर्ड पे अगर आपके पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एम्प्लॉय नंबर ऐसी चीजें नहीं है, तो आप उस पर यूनिकली चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, सिंबल यूज कर लोगे, जिससे आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करके आ सको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज कॉल्ड नल। तो देखो जो नल है ना, नल इज बेसिकली अ वैल्यू, और नल का मतलब है, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, नो रेफरेंस, मतलब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। जबकि जब अनडिफाइंड की बात करते हैं तो इसका मतलब है नो वैल्यू, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो नो रेफरेंस, अब इसका देखो मतलब क्या है नो रेफरेंस का, इसलिए हमें इसके साथ हमें एक और चीज पढ़नी पड़ेगी। यानी कि अभी तक हमने जितने डेटा टाइप पढ़े हैं, दीज आर माई प्रिमिटिव टाइप्स, प्राइमरी टाइप्स है। तो ऑफकोर्स मेरे पास इसके सेकेंडरी टाइप्स भी हैं। तो वी आर कॉलिंग दिस इज अ सेकेंडरी टाइप। जैसे प्राइमरी टाइप है, दैट्स व्हाई देयर इज अ सेकेंडरी। और इसके साथ साथ हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, इम्यूटेबल था तो म्यूटेबल भी होगा हमारे पास। और अगर वैल्यू वर्ड था, तो वैल्यू के एवज में रेफरेंस वर्ड होगा, तो रेफरेंस टाइप होगा। अब देखो कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं लिखा वैर एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने बोला कि अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज रखनी है तो मैं एक एरे बनाऊंगा। तो एरे को बनाने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, राइट? तो एक बॉक्स जैसा सिंटैक्स होता है, जिससे हम लिस्ट ऑफ वैल्यू रखकर आ सकते हैं। तो पहली वैल्यू जीरो पे जाएगी, जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। तो जब भी हम एरे वर्ड यूज करते हैं गाइस, तो एरे का मतलब है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब एक वैल्यू नहीं रखता, वो बहुत सारी वैल्यूज अपने पास रखता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। जैसे इसमें 10 20 30 रखा। और एरे में हमारे पास दो चीजें होती हैं, इंडेक्स एंड वैल्यू। तो इंडेक्स और वैल्यू रखता है। ये एरे कंपैरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये एरे डायनेमिक है नेचर में। और बिहाइंड द सीन ये एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो इस एरे के पास बिकॉज मैं इसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के पास डेटा का फीचर होता है। तो उसमें डेटा का एक फीचर है, डेटा भी होता है यहां पर, साथ में प्रॉपर्टीज होती हैं यहां पर, और साथ में मेथड्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसके पास डेटा होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और उसके पास मेथड्स होने चाहिए। ठीक है? चेक करते हैं इससे पहले। तो सबसे पहले यहां पहुंचते हैं गाइस, यहां लिखते हैं वेर एरे
10, 20, 30 ऐसे लिखा, एरे आपके पास क्रिएट हो। अगर आप इसका टाइप ऑफ चेक करोगे तो इट विल शो यू इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जब मैं इस पे एरे पे डॉट लगाता हूँ, यू आर एबल टू सी देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स हियर। तो कुछ बने बनाए फंक्शंस, प्रॉपर्टीज सब और डेटा तो उसके पास है ही। तो एरे का देखो प्रेफरेंस क्या है, आप एरे कब यूज करना पसंद करते हो? जैसे कि सपोज मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और मेरे पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने प्रोडक्ट्स का एक एरे बनाया और बोला इस प्रोडक्ट्स में मेरे पास बुक्स भी हैं, मान लो बुक्स भी हैं, बैग्स भी हैं, ठीक है, और लेट्स से फोन्स भी हैं, और लेट्स से यहाँ पर पेंसिल्स भी है। ऐसे करके मैंने एक प्रोडक्ट्स का एरे बना दिया, इसके अंदर मेरे मल्टीपल बंच ऑफ वैल्यूज है। अब मैं अगर बुक्स एक्सेस करना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट्स ऑफ 0 लिखूंगा और मैं बुक्स पे पहुंच जाऊंगा। प्रोडक्ट्स ऑफ 1 पे जाऊंगा तो बैग्स पे पहुंच जाऊंगा। तो इट क्लियरली मीन्स कि एरे किस पे काम करता है, इंडेक्स एंड वैल्यू पे। और अगर आगे चल के मुझे लगेगा कि इसके अंदर डायनेमिकली मेरे को और प्रोडक्ट्स डालने हैं तो बोलूंगा प्रोडक्ट्स में पुश करके आ जाओ एक नया वैल्यू। तो सपोज मैंने यहां पर जाकर इधर जाकर एक प्रोडक्ट और डाल दिया, लेट्स से आई एम सेइंग टैबलेट्स डाला है, तो मैंने टैबलेट्स डाल दिया तो आपको दिखेगा 5वां प्रोडक्ट ऐड हो गया। और अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रिंट कराओगे यू आर एबल टू सी इसके अंदर ये डेटा मेरे पास आना शुरू हो गया है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग हुई ना हमारे पास कि हम प्रोडक्ट्स का एक एरे बना सकते हैं और उस एरे के अंदर उसके बने बनाए फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी दिखेंगी। तो अगर हम लेंथ लिखें इट्स अ प्रॉपर्टी, तो फंक्शन की पहचान या मेथड्स की पहचान है ब्रैकेट, और प्रॉपर्टी की पहचान है विदाउट ब्रैकेट, और डेटा की पहचान तो जो अपने भरा है अपने डेटा। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि जब हम लोगों ने ऐसा एरे बनाया तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट हुई गाइस। तो वी आर सेइंग कि अपने पास एक मेमोरी क्रिएट हुई इस तरीके से, और उसके अंदर मेरे पास ये डेटा क्रिएट हो गया, जैसे बुक्स क्रिएट हो गया या बैग्स क्रिएट हो गया या जो 10, 20, 30 रखा था वो क्रिएट हो गया। ऐसे करके मैंने डेटा क्रिएट कर दिया, पेंसिल्स क्रिएट हो गए। जब ये क्रिएट हुआ गाइस, है ना, तो जब ये मेरे पास ये डेटा क्रिएट हुआ तो इसके इंडेक्सेस भी क्रिएट हुए। और जब ये डेटा क्रिएट हुआ कहीं पे तो उसका एक एड्रेस भी क्रिएट हुआ, मान लो इसका एड्रेस है 8K, ये क्रिएट हुआ। और प्रोडक्ट्स के पास, जो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, उसके पास वैल्यू नहीं है, उसके पास 8K है। 8K से उस मेमोरी एड्रेस पे पहुंच पा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या है मेरे पास, एक रेफरेंस टाइप है, यानी कि अपने पास क्या रख रहा है, रेफरेंस रखता है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या स्टोर करके आ रहे हैं, रेफरेंस स्टोर करके आ रहे हैं। तो वी कम टू नो गाइस कि हमारे पास कैसे रेफरेंसेस स्टोर हो रहे हैं इसके अंदर, राइट। तो लर्निंग ये हुई ना हम लोगों के लिए कि हमारे पास दो तरीके के डेटा हो गए। वी आर सेइंग वन इज स्टोरिंग अ वैल्यू एंड वन इज स्टोरिंग अ रेफरेंस। एक में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और एक में रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं। आई होप दिस मेक सेंस। अब नल का इससे क्या एसोसिएशन है, क्योंकि नल का मतलब है नो रेफरेंस। एरे क्या रख रहा है अपने पास, रेफरेंस। तो अगर मुझे किसी का भी रेफरेंस हटाना है मेमोरी में से, बिकॉज आई नो कि ये मेरे पास रेफरेंस बन गया, अब अगर मेरे को रेफरेंस हटाना है तो बस गाइस मुझे इतना करना है, प्रोडक्ट्स इक्वल टू नल कर देना है, दैट्स इट। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो यू कैन थिंक कि नल ना एक तरीके से इस पूरे एड्रेस को यहां से हटा देता है। तो ये मेमोरी में तो पड़ा रहता है लेकिन प्रोडक्ट्स के पास अब कोई तरीका नहीं है इस तक पहुंचने का। तो नल करने का मतलब है ये रेफरेंस हटा दिया। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को कोई मेमोरी मिलती है तो आप उसे बैलून की तरह समझो, इट्स लाइक अ बैलून। और प्रोडक्ट्स के पास जो एड्रेस है वो समझो उसका धागा है, थ्रेड है जिसे उसने पकड़ रखा है। और नल को इस कैंची की तरह समझो जिसने इसे काट दिया और अब ये मतलब इट्स अ फ्री, ये फ्री है। अब अगर मैं जाकर आपसे पूछता हूं कि अगर ये नल है तो क्या मैं अब ऐसा करके आ भी सकता हूं कभी, प्रोडक्ट डॉट लेन, नहीं कभी नहीं करके आ सकता। इट विल गिव एन एरर, मुझे टाइप एरर देगा। देखो आपके पास एरर आएगा, टाइप एरर हो गएगा। इसकी टाइप ही नहीं है कि लेंथ निकाल सके, क्योंकि इसके पास अब एरे नहीं है, आपने इसे नो रेफरेंस कर दिया है। लेकिन अगर आप ये पूछोगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो नल हमेशा किनको किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को। तो आपको ध्यान रखना है टाइप ऑफ नल हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज द 7th टाइप गाइस जो हम लोगों ने पढ़ा यहां पर, दैट्स अ नल टाइप। नल रिप्रेजेंट नो रेफरेंस। वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, नो रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा रेफरेंस टाइप के साथ यूज किया जाता है। कई बार डेवलपर ऐसी गलतियां भी करते हैं कि वो लिखते हैं वैर t100, और ऑफकोर्स ये टाइप ऑफ टी क्या है, नंबर है, और ये वैल्यू टाइप है कि उसके पास वैल्यू है सिर्फ मेमोरी में, इसके पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो आपको बात समझनी है, जब मैंने t इक्वल टू 100 लिखा तो मेमोरी वाइज t में
100 स्टोर हुआ है, तो टी कंटेन व्हाट, टी कंटेन 100। अब अगर इसके पास गाइस 100 है तो आपको ये बात समझनी होगी कि भाई मैं जाकर अगर टी को खत्म करना चाहता हूं तो मैं नल नहीं करूं कभी भी। अगर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, इसका टाइप ही बदल जाएगा एंड इट इज बिकम एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका मतलब नल हमेशा किसके साथ रखना है, रेफरेंस टाइप के साथ, ताकि आप उसे नो रेफरेंस करके आ सके। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है जैसे कि किसी ने अगर आपसे पूछा 1+1, ये हम लोगों ने एक वर्ड सीखा था कोर्जन। तो एक कोर्जन का रूल है, इसका मतलब कोर्जन का रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और नंबर को अगर आपने स्ट्रिंग के साथ जोड़ा तो स्ट्रिंग ही बनेगा। तो इस केस में प्लस ना कॉन्कैट का काम करता है, तो आपको ध्यान रखना नंबर प्लस स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। तो यहां पर ये प्लस एडिशन नहीं करता, कॉन्कैट करके आता है, दैट्स व्हाई यू गेट अ स्ट्रिंग रिजल्ट। लेकिन अगर ये नंबर प्लस नंबर होता तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, यानी कि एडिशन करके आता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमें दिखा कि इन दिस सिचुएशन यू गेट दिस वैल्यू, राइट। अब आप इसे ऐसे लेके चलो, जैसे मैं बोलता हूं अमित प्लस श्रीवास्तव, अगर मेरे को ऐसा लिखना है इट विल डू कॉन्कैट। तो इसका मतलब ये प्लस एडिशन नहीं करता अमित और श्रीवास्तव को, ये कॉन्कैट ही करके आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा होता 1-1, तो माइनस का सिर्फ काम सब्ट्रैक्शन ही है और कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अ 0। तो अगर आप गलती से ऐसा कर रहे हो हेयर, तो यू गेट अ नैन, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, नैन आएगा। तो इसका मतलब लर्निंग यू हुई आपके लिए कि अगर मेरे पास नंबर प्लस स्ट्रिंग है तो यू गेट स्ट्रिंग, नंबर प्लस नंबर है तो यू गेट नंबर, ठीक है। नंबर प्लस अनडिफाइंड है तब भी नंबर, क्योंकि नैन आएगा। और अगर आपके पास नंबर माइनस नंबर है यू गेट अ नंबर, अगर स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग है यू गेट अ नंबर गाइस, तब भी नंबर ही आएगा। एक स्ट्रिंग है एक नंबर है तब भी नंबर आएगा, अनडिफाइंड है नंबर है तब भी नंबर आएगा, ठीक है। तो इस मतलब हर केस में आपके पास क्या आएगा, नंबर आएगा। तो दैट्स वाई अगर आप ऐसे लिखते हैं 10-10 तो इट विल डू अ नंबर, क्योंकि 10 में से जब इसमें माइनस किया इट डू अ टाइप कास्ट उस वैल्यू को, कि उसे माइनस करना है तो 0 करके आ जाएगा। तो द सेम रूल अप्लाई गोज टू हेयर। अगर आप इसको ऐसा भी लिखते हैं इट विल डू दिस थिंग, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन सिर्फ प्लस के केस में इट विल डू एडिशन और कॉन्कैट। तो अभी तक हमने रेफरेंस टाइप में एरे को यूज करके देखा है एंड वी नो कि हुआ क्या होगा इससे। ये राइट हैंड साइड से हमारे पास मेमोरी बनती है, और जो मेमोरी बन रही है, जो एप्लीकेशन को चला रहे हो तो आप कहाँ चला रहे हो उसे, क्रोम में। अभी तक हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कोई और ब्राउजर भी हो सकता है। और उसके अंदर कौन चल रहा है, V8 इंजन, जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है। और ये जब ये चलता है एप्लीकेशन में तो ये मेमोरी बनाता है, एक बनाता है हीप। हीप में ऑब्जेक्ट्स को रखता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हमने एरे बनाया था तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स बना था। तो इसका मतलब ये सब कुछ जो डेटा जा रहा है हमारे पास, ये कहाँ जा रहा है, हीप में, है ना, ऑब्जेक्ट्स रखने के लिए। और इसके साथ साथ वो एक और मेमोरी बनाता है स्टैक, यानी कि जितने फंक्शन कॉल्स होंगे, ध्यान देना, जितने भी फंक्शन कॉल्स होंगी वो सब स्टैक में चल जाएंगे, प्लस जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो भी स्टैक में चल जाएंगे। यूनिवर्सल रूल है किसी भी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये हमें डाइजेस्ट हुआ। अब अगर मैंने एक एरे बनाया तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, रेफरेंस टाइप बन रहा है। एक और तरीका है हमारे पास रेफरेंस टाइप को बनाने का, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अभी तक वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास रेफरेंस टाइप कैसे काम कर रहा था। तो एक बार मैं यहाँ आता हूँ, अबाउट ब्लैंक बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पर एक और नया, और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो अभी अगर आपसे पूछ रहे रेफरेंस टाइप बनाने का एक थॉट, ये दिखा ऐसे बनाया और टाइप ऑफ से पता भी लगा लिया, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये रेफरेंस रख रहा है हमारे पास, है ना। तो एरे इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड होल्डिंग अ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे पास ये एरे बना, इसके साथ साथ इसी के जैसा एक और हमारे पास ऑप्शन है विच इज कॉल्ड वेर ओबीजे करली ब्रैकेट है। ऐसा करने से भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसके लिए हम कुछ वर्ड सीखते हैं। यहां पर इधर वर्ड लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एरे लिटरल। तो दिस इज कॉल्ड एरे लिटरल। देखो लिटरल जब भी वर्ड यूज करूं, जैसे मैंने आपको बोला वेर x10, एक्स में 10 डाला यहां पर, तो यहां मैं बोलूंगा इस एक्सप्रेशन को दिस इज कॉल्ड नंबर लिटरल। ये नंबर लिटरल है, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा वेर y इक्वल टू अमित, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं नाम दूंगा दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। इसे आप किस नाम से बुलाओ, स्ट्रिंग लिटरल के नाम से, ठीक है।
अब अगर आप सही में बोल रहा हूं दिस इज एन एरे लिटरल, अगर ये बोल रहा हूं तो दिस इज क्लियरली से दिस इज एन ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं रेफरेंस टाइप में विच इज एन ऑब्जेक्ट लिटरल। एरे लिटरल हम यूज कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट लिटरल देखो क्या बोलता है, वो कहता है कि अगर आपको कोई डेटा की वैल्यू पेयर में रखना है तो आप किसे यूज करो, ऑब्जेक्ट को। जैसे एग्जांपल लो, मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास ना फोन नंबर्स है और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के फोन नंबर है, ऐसे करके मान लेते हैं। तो ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के मान लो नंबर है ऐसे। अब मैं कहता हूँ ये पहला नंबर राम का, दूसरा श्याम का है, फिर टिम का है, फिर किम का है, फिर विम का है, फिर सिम का है, ऐसे करके मेरे पास अलग अलग नंबर है। अब प्रॉब्लम ये कि मैं कैसे याद रखूंगा कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका, तीसरा नंबर किसका। अगर सपोज ये फ्रेंड के नंबर 50 या 60 होते तो आई कैन नॉट रिमेंबर इट, क्योंकि एरे में मेरे पास इंडेक्स पे से सब चीजें एक्सेस होती है, तो मैं नहीं याद रख के आ पा सकता। इसीलिए मैं की वैल्यू पेयर पे जाता हूं, यानी कि मैं इसी को इस तरीके से अगर लिखता फोन्स और यहां करली ब्रैकेट लगाता और यहां लिखता राम और फिर फोन नंबर, और फिर मैं लिखता शाम और फिर लिखता फोन नंबर, और फिर लिखता टिम और फिर लिखता इसका फोन नंबर। तो अगर मैंने ऐसा लिखा दिस इज गाइस कॉल्ड की वैल्यू पेयर। सो दिस इज अ की, राम इज अ की, और कॉलन के बाद जो है दिस इज द वैल्यू। द सेम थिंग इज हियर, इट्स अ की, दिस द वैल्यू, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। तो इसका मतलब ये करली ब्रैकेट वाला सिंटैक्स है अपने पास की वैल्यू पेयर में डेटा को मेंटेन करता है। की जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो की हमेशा यूनिक होती है, कीज आर यूनिक, है ना। वैल्यू कैसी हो सकती है, माइट बी, आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड माइट बी डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट हो सकती है आपके पास, आप डुप्लीकेट बिल्ड कर सकते हो। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो हमें समझ में आया कि हाँ हम इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बनाकर आ सकते हैं और की वैल्यू पेयर पे चीजों को एक्सेस करके आ सकते हैं। देखते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो यहाँ जाते हैं और अब मैं बोलता हूँ फोन्स डॉट राम, ऐसे एक्सेस करके आता हूँ फोन्स डॉट राम। अगर सपोज मैं एरे वाले स्टाइल में एक्सेस करता, एरे में जीरो लिखते थे, जीरो से इंडेक्स आता था, मैं ऐसे भी एक्सेस करके आ सकता हूँ फोन्स ऑफ राम, और सीधा राम के फोन नंबर वाली वैल्यू पे जाऊंगा। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और आप यहां चेक कर सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ फोन्स इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन रेफरेंस टाइप बनाने के अब दो तरीके हुए आपके पास। तो अगर हम बात करें रेफरेंस टाइप बनाने का, एक तरीका है ये वाला सिंटैक्स, एरे वाला सिंटैक्स। तो इसको एक नाम देते हैं बॉक्स सिंटैक्स। तो ये बॉक्स सिंटैक्स है क्योंकि इसमें ऐसे बॉक्स के अंदर डेटा रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो एक और तरीका हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड, जैसे मैं लिखा वेर ओबीजे इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट वाला सिंटैक्स है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल। इससे भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी में, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में आपके पास क्रिएट होता है तो उसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में डेटा है। उसका भी ऑफ कोर्स कोई एड्रेस है, मान लो 2K है, और ओबीजे के पास क्या आ गया है, ओबीजे के पास 2K आ गया है, ताकि वो इसे पॉइंट करके आ सके। राइट, so we have understand there are two ways to reference type. One is the array and one is the object literal. देयर वुड बी अ क्वेश्चन कॉल्ड एरे वर्सेज ऑब्जेक्ट लिटरल, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। देखो जब भी हम एरे की बात करते हैं इसका मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं जब भी एरे वर्ड यूज करूंगा तो आई कैन से ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, ये मैंने वैल्यूज स्पेसिफाई करी, और ये हमेशा जो वैल्यू रखेगा वो इंडेक्स प्लस वैल्यू पे खेलेगा। इसका मतलब जब भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, एरे का इंडेक्स बताओ और सीधा एलिमेंट को एक्सेस कर जाओ। इसका मतलब आप एरे में पहले अपने डेटा को इस तरीके से रखते हो, ये जीरो इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, और जब ऐसे एक्सेस करते हो तो आप डीस्ट्रक्चर कर रहे हो डेटा को, मतलब निकाल रहे हो उसमें से डेटा। तो पहले स्ट्रक्चर करते हो फिर डीस्ट्रक्चर कर देते हो डेटा को। तो और हमेशा इंडेक्स के बेस पे हम चीजों को एक्सेस करते हैं। तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हम इंडेक्स के बेस पे एक्सेस कर रहे हैं तो हम रैंडम एक्सेस करके आ सकते हैं कहीं पे भी। और एरे यहाँ पर डायनेमिक नेचर में, यहाँ पर इसे ग्रो भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं। मतलब इसका ऐसा मेथड है जिससे हम एरे में ऐड भी कर सकें और एरे में से डिलीट भी कर सकें। ऑफकोर्स और भी बहुत सारे मेथड है, एरे में सर्च करना, सॉर्ट करना, है ना, इस एरे को ब्रेक करना, सबसेट बनाना, सब कुछ हम परफॉर्म करके आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बने बनाए मेथड्स भी हैं, और बिहाइंड द सीन वी नो कि एरे इंटरनली एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो टाइप ऑफ ARR सेज आई एम एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास एक तरीका और है की वैल्यू पेयर में डेटा रखने का। सपोज मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास धोनी का डेटा है, तो धोनी का मेरे पास नेम है दैट इज कॉल्ड MS धोनी। तो इसका मतलब मेरे पास वेराइटी ऑफ डेटा, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी मेरे पास एज है धोनी की, तो सपोज मैंने उसकी एज डाल दी यहाँ पर धोनी की। उसकी सिटी डाल दी, सपोज मैंने सिटी में न्यू दिल्ली डाल दिया, सिटी है।
फिर सपोज मैंने ये डाल दिया कि नंबर ऑफ 6 कितने हैं धोनी के, तो नंबर ऑफ 6 पे मैंने सपोज डाल दिया 106। फिर मैं डाल दिया नंबर ऑफ 4 कितने हैं, मैंने सपोज डाल दिया 400 है। फिर मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ 50 कितने हैं, मैंने सपोज डाल दिया 52 है। सपोज पूछेगा 100 कितने, मैंने सपोज डाल दिया 10 है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने धोनी का ना डेटा भरना शुरू किया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कलेक्शन ऑफ क्वाइट सिमिलर जैसा डेटा है, ये बिल्कुल डिसिमिलर डेटा है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मैं डिसिमिलर डेटा रख कर आ सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हर चीज को एक्सेस करने के लिए की याद रखना पड़ेगा, और की हमेशा यूनिक होगी, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। तो अगर हम यहां से टाइप ऑफ धोनी भी देखेंगे तो इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन बात तो ये कि दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं इंटरनली, लेकिन एक एरे का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसे समझेंगे। तो जब मैं लिखता हूं धोनी और यहां लिखता हूं स्क्वायर ब्रैकेट और फिर लिखता हूं नेम, कोट्स में लिखता हूं नेम क्योंकि स्ट्रिंग है, तो देखो एमएस धोनी पहुंच जाता हूं। जैसे मैं एरे ऑफ 0 लिखता था, यहां पर एरे ऑफ की लिखता हूं। तो अब अगर मैं लिखता हूं धोनी और स्क्वायर ब्रैकेट में जाके 6 लिखता हूं, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है, तो मैं ऐसे भी एक्सेस करके आ सकता हूं। धोनी 600 मेरे पास आ गया। तो ऑफकोर्स मैं इसे ऐसे भी एक्सेस करके आ सकता हूं, धोनी डॉट नेम, तो हम नेम भी एक्सेस करके आ सकते हैं। वी आर एबल टू सी, ये दिख रहा है मेरे डेटा। तो डिफरेंशिएशन और क्या देखो इसके अंदर, जब हम एरे की बात करते हैं गाइस, तो एरे जो डेवलप होता है वो निकला है इंस्टेंस ऑफ एरे में से। इसका मतलब एरे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, एरे का है। ए देखो कैपिटल है यहां पर। अब ये जो एरे है ये क्या चीज है, अगर आप यहां से देखेंगे तो टाइप ऑफ एरे आपको दिखेगा फंक्शन है, यहां पर क्लास का कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब फंक्शन से ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं बनते, फंक्शन से ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आते हैं। दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग इंस्टेंस ऑफ के थ्रू। इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर है जो बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किस से बिलोंग करता है, तो इट इज बिलोंगिंग टू द एरे। अब इसी तरीके से अगर मेरे से पूछा जाता है कि धोनी क्या है, क्या धोनी भी एरे है, तो धोनी इंस्टेंस ऑफ, अगर मैं यहां पर जाके चेक करता हूं एरे, तो इट विल क्लियरली सेज फॉल्स। तो धोनी जो है इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का। ओ बड़ा है देखो यहां पर। अब अगर आप इसको भी चेक करोगे तो इट इज सेइंग आई एम अ फंक्शन। इसका मतलब धोनी नाम का जो ऑब्जेक्ट भी बना है वो किसमें से बना है, ऑब्जेक्ट में से बना है। जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वो गॉड फंक्शन है। तो जब भी मैं ये कैपिटल वाला ऑब्जेक्ट लिखूंगा, इसको बोलता हूं ये गॉड फंक्शन है, इसका मतलब सबसे ऊपर यही फंक्शन है। तो दैट्स अ गॉड फंक्शन। इसके नीचे जाकर एरे बना है फंक्शन, ठीक है। और यहां जब आपने लिखा था ना वेर एरे, और फिर सपोज के अंदर 10 20 30 डाला, तो ये एरे तो बन गया ऑब्जेक्ट, ये बना, लेकिन किससे किससे बना, इस एरे में से बना। तो अगर आपसे पूछता है एरे की लेंथ है, एरे का पुश, ये सब कहां से आ रहा है, इस एरे में से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने लिखा वेर धोनी, इसे बिल्ड किया और धोनी में करली ब्रैकेट लगाया, तो धोनी जो बना वो इसमें से बना, इस गॉड फंक्शन में से बिल्ड हुआ। तो कैन वी से जो एरे बना है वो एरे में से तो है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर कौन है, उसका ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट है। तो एरे केस में दोनों जगह ट्रू आएगा, लेकिन धोनी के केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में ही ट्रू आएगा। तो अगर हम यहां जाके देखें, देखो इस, इफ आई एम सेइंग कि धोनी इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सही दिखाता है। लेकिन जब हम एरे की बात करते हैं, एरे इंस्टेंस ऑफ एरे, ये बिल्कुल सही दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन साथ में अगर मैं बोलता हूं एरे इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही दिखाएगा, राइट। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि इंस्टेंस ऑफ क्या चेक करके बता रहा है, इट इज टेलिंग यू कि ये ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है। तो एक इंटर क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड डॉट वर्सेस स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। देखो जब हमने धोनी नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें की वैल्यू बनाया, नेम एमएस धोनी, एज, फिर सिटी, फिर उसके नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 50, नंबर ऑफ 100। तो ऑब्जेक्ट में मैंने की जो बनाई है वो स्ट्रिंग भी है और की जो है वो न्यूमेरिक भी है, ठीक है। वैल्यूज मिक्स है, स्ट्रिंग न्यूमेरिक दोनों ही दिख रही है, ऐसे की भी मिक्स है। तो अब बात ये आती है कि अगर मैं यहां पर जाकर इसके मेंबर्स को एक्सेस करता हूं धोनी के, तो धोनी डॉट नेम करके आई कैन एक्सेस लाइक इन दिस वे। तो आई एम एबल टू एक्सेस धोनी डॉट नेम और मेरे पास एमएस धोनी यहां पर दिखना शुरू हो जाता है। तो पॉइंटर ये हुआ कि जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता हूं, आई यूज अ डॉट ऑपरेटर विच इज अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, क्योंकि उसके मेंबर है उस ऑब्जेक्ट्स के, तो आई कैन एक्सेस इट। एज वी नो कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होता है और उसकी की पड़ी है मेमोरी में, साथ में उसकी वैल्यू पड़ी है, ऐसी की पड़ी है, ऐसी इसकी वैल्यू पड़ी है, ऐसे करके सबकी पड़ी है की वैल्यू। और ये सब किसी मेमोरी एड्रेस पे बना हुआ है, मान लो 8 के मेमोरी एड्रेस पे बना हुआ है। तो धोनी नाम के ऑब्जेक्ट के पास बेसिकली क्या है, 8 के है। तो उसके पास दिस 8 के, और इससे मैं यहां पहुंच पाता हूं, आई विल बी रीच हियर, है ना, मैं यहां पहुंच पाया। और जब भी मैं लिख रहा हूं आपके सामने धोनी डॉट नेम, इसका मतलब है 8 के पे क्या नाम है, राइट। तो इस तरीके से आई एम राइटिंग दिस
एसोसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, यानी कि हम जब भी हम डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं ये रेफरेंस पे ये वैल्यू हमें, यानी कि ये की मिलेगी और की के एवज में यहां पर वो वैल्यू पड़ी होगी विच यू वांट टू रिट्रीव, राइट। तो हमें पता चलता है डॉट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव एरे। जब हम इसे यूज करते हैं तो वी कैन यूज धोनी, तो हमने कहा धोनी स्क्वायर ब्रैकेट और फिर लेते हैं नेम। When we write this, तो we are able to see this is the data it has। तो इसका मतलब मैं डॉट ऑपरेटर से भी एक्सेस करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन डॉट ऑपरेटर और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या फिर डिफरेंस है? जब दोनों ही मेंबर एक्सेस करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो वी कैन इवन एक्सेस द न्यूमेरिक कीज एज वेल एज। तो मैं लिखता हूँ 6, तो 6 कितने की है? 106 थे। तो मैंने बोला धोनी के नंबर ऑफ फोर्स कितने? तो वुड बी 400, है ना। मैंने अभी ये ऐसी जंक डेटा डाल दी, इट्स नॉट द करेक्ट वन, बट यहां में दिखता है कि हाँ 6 4 में एक्सेस करके आ पा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर धोनी के 50s एक्सेस करने तो मैं की डालता हूँ, आई एम एबल टू सी कितने 50s है। नाउ द पॉइंटर इज, अगर यही काम मैं डॉट ऑपरेटर से करने की कोशिश करता हूं, आई एम नॉट एबल टू इट, इट विल गिव एन एरर। लेकिन अगर मैं डॉट ऑपरेटर से एज एक्सेस करता हूं, जैसे स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है दैट इज इस की जो वैल्यू है विच इज 43, तो वी आर एबल टू एक्सेस इट। तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर से वी कैन एबल टू एक्सेस दोज कीज विच इज न्यूमेरिक। तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रिंग की से एक्सेस करके आ ही सकता है। तो अगर मैं यहां जाकर नेम एक्सेस करता हूं, इट इज पॉसिबल, मैं एक्सेस करके आ सकता हूं, बट इवन आई कैन एक्सेस द न्यूमेरिक कीज। कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे पास जो कीज हैं, तो सपोज मैंने यहां पर एक की बनाने की कोशिश करी, लेट्स से कंट्री नेम, और वो विद स्पेस है और यहां इंडिया लिख दिया। तो अगर मैं ऐसी कंट्री भी क्रिएट करना चाहता हूं, यानी की बनाना चाहता हूं, कंट्री स्पेस नेम, इट इज एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो स्क्वायर ब्रैकेट से मैं एक्सेप्ट करा सकता हूं और वी आर एबल टू सी कि धोनी के पास ये प्रोवाइड हुए थे कंट्री नेम। और ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसी की को बनाने के बाद ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करूं तो इट वुड नॉट अलाउ मी, तो डॉट ऑपरेटर अलाउ नहीं करेगा। तो इसको भी एक्सेस करने के लिए आई कैन जस्ट पुट इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और कोड डालता हूं यहां पर, एंड आई एम एबल टू एक्सेस इट। इस तरीके से मैं एक्सेस करके आ सकता हूं। तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से स्पेशल कीज भी एक्सेस की जा सकती है, न्यूमेरिक कीज भी एक्सेस की जा सकती है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर मेरे को कीज को डायनेमिकली एक्सेस करना है तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, जानबूझ के इसका नाम की ही रख दिया। इसका कोई सेंस नहीं है की नाम से बने, आप किसी नाम से बना सकते हो। मैंने यहां पर की ही रखा, एज रख दिया, और अब मैं बोलता हूं धोनी स्क्वायर ब्रैकेट एज, ऐसा लिखता हूं, आई मीन टू से की लिखता हूं। तो आपको फील आएगा कि ये क्या करेगा, धोनी पे से की पे से एज उठाएगा, 43 ले आएगा। लेकिन अगर आप यही चीज धोनी डॉट की करते हो, इट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर की नाम की की ढूंढ रहा है, वो एज नहीं ढूंढ रहा है, एंड इट इज गिविंग अनडिफाइंड, क्योंकि की नहीं मिली तो अनडिफाइंड दिया। तो यानी कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो एसोसिएटिव एरे, तो वो जाकर इवेल्युएट भी करके आता है, आपकी की को चेक करके आता है कि दिस इज हैविंग एज, इसके पास एज है। तो द पॉइंट इज कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर आपको न्यूमेरिक कीज, स्ट्रिंग कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज और डायनेमिक कीज एक्सेस करने भी देता है। तो सपोज अगर मैं धोनी नाम के ऑब्जेक्ट में और मैं उसकी सारी कीज, सारी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं, तो आई कैन यूज अ लूप कॉल फॉर इन। तो मैं फॉर इन लूप यूज कर सकता हूं। देखो उसका क्या काम है, अगर मैं फॉर इन लूप यूज करता हूं, लिखता हूं वैर की इन और धोनी लिखता हूं, क्योंकि अभी तक हमने वैर ही पढ़ा है इसलिए मैं वैर लगा रहा हूं। तो मैं लिखा फॉर वैर की इन धोनी, और यहां लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग की। आगे चल के लेट को देखेंगे हम, लेकिन अभी वैर ही सीखा है। तो वैर की इन धोनी, तो ये क्या करेगा, धोनी नाम के ऑब्जेक्ट में से सिर्फ कीज निकालेगा। अगेन इसका नाम एक्स वाई जेड की, कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने ऐसा किया, यू आर एबल टू सी सारी न्यूमेरिक कीज और सारी स्ट्रिंग की मेरे पास आ गई। जब मेरे पास ये सारी कीज आनी शुरू हुई, तो मैं अगर इनकी कीज की वैल्यू भी देखना चाहता हूं, तो मैं कॉमा लगाऊंगा और यहां लिखूंगा धोनी स्क्वायर ब्रैकेट की। तो आपको उसकी वैल्यू भी दिखनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आप डायनेमिकली एक्सेस करके आ पा रहे हो। तो लर्निंग हुई कि ऑब्जेक्ट यहां पर आइट्रेटेबल है, मतलब मैं आइट्रेट कर सकता हूं ऑब्जेक्ट्स को भी। और जब मैं ऑब्जेक्ट्स को आइट्रेट करता हूं तो मैं फॉर इन लूप को यूज कर सकता हूं, जिसमें से हर एक की को लेकर आ सकता हूं और की वैल्यू लेकर आ सकता हूं। तब भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ऑप्शन भी यहां पर यूज होता है, ताकि हम डायनेमिकली की लेकर आए और फिर उनको आइट्रेट करके उनकी वैल्यूज भी लेकर आ जाए। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गाइस डॉट ऑपरेटर वर्सेस स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर। टाइप ऑफ एंड इंस्टेंस ऑफ दोनों ही जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स हैं।
दोनों का काम अलग अलग है। जैसे कि सपोज अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसके अंदर कोई वैल्यू डालता हूं ऐसे लाइक इन दिस वे, तो मैं इसका टाइप पता लगा सकता हूं। टाइप ऑफ ए इज सेइंग कि ये मेरे पास एक्चुअली में नंबर है। तो ये मैं बता सकता हूँ कि इसका डेटा टाइप इंटरनली क्या है। तो अगर इसमें मैं अमित लिखता हूँ और फिर टाइप ऑफ पता लगाता हूँ, तो इट्स टेलिंग मी इट्स अ स्ट्रिंग। तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे पास ये जो ऑपरेटर है इसका, आई मीन टू से मेरे पास जो वेरिएबल है इसका जो टाइप है इंटरनली वो क्या है। तो मैं डेटा टाइप पता लगा के आ पा रहा हूँ। तो सपोज अगर मेरे पास ये एरे होता, 10 20 30 रखता मैं इसके अंदर, और फिर मैं जाकर यहाँ चेक करके आता टाइप ऑफ ए, तो ये मुझे बताता है ये ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई की वैल्यू पे रखता, जैसे ID 101 नेम अमित, अगर मैं ऐसा रखता और अभी भी टाइप ऑफ ही चेक करता इसका, तो ये अभी भी मुझे ऑब्जेक्ट ही बोलता है। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरे है और ये मेरे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का, तो ये मुझे बता नहीं पाता कि ये किस टाइप से बिलोंग करता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। और कई बार अगर हम ऐसे भी लिखते हैं A=न्यू नंबर, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट बनाता है ऐसे भी, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और अभी भी अगर मैं टाइप ऑफ चेक करता तो तब भी ये ऑब्जेक्ट ही बोलता। तो इसका मतलब ये तो बता रहा है ये किस टाइप का डेटा टाइप है इंटरनली, बट इट डज नॉट टेल मी कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ये नंबर टाइप का है, या ये एरे टाइप का है, या ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही है। इसके लिए एक ऑपरेटर हमारे सामने आता है विच इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे टाइप पता लगानी है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप से बिलोंग कर, टाइप का मतलब है किससे वो बना है, जैसे कि ये नंबर से बना है, तो मैं पता लगाने के लिए यूज करूंगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो ये मेरे को बताएगा कि ए जो है वो असल में नंबर से बिल्ड हुआ है। और अगर आप नंबर को देखोगे तो यू नो दिस नंबर इज अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन से ही जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो हमें समझ में आता है कि ए इंस्टेंस ऑफ नंबर है। लेकिन अगर मैं इससे पूछता ए इंस्टेंस ऑफ एरे है, तो बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो लास्ट सिर्फ क्या हूं, नंबर टाइप का हूं, राइट। हम यहाँ प्रिंट करके देखते हैं इट्स अ नंबर टाइप। तो लर्निंग में समझ में आया कि ये बेसिकली अगर है ए इंस्टेंस ऑफ एरे हमारे पास कैसे काम करके आ रहा है, हम कैसे से चेक करके आ पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस गाइस कि अगर मेरे पास ये होता एरे, हाउ आई कैन चेक ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें इसका टाइप ऑफ ही है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन इंटरनल ये किस टाइप का है ये चेक करने के लिए किस टाइप से बिलोंग करता है, तो मैं इंस्टेंस ऑफ यूज करता हूं। और इंस्टेंस ऑफ मुझे बताया था कि ए इंस्टेंस ऑफ एरे है, एंड इट इज टेलिंग यू कि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू एन एरे टाइप। एक और बात, जब भी हम टाइप ऑफ यूज करते हैं तो टाइप ऑफ बेसिकली क्या कर रहा है, टाइप ऑफ के पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है। जब भी आप देखो, जब भी आप टाइप ऑफ लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इन दिस वे टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड ए आपने स्पेसिफाई किया। लेकिन जब भी आप इंस्टेंस ऑफ यूज कर रहे हो, आप दो ऑपरेंट्स को यूज कर रहे हो, ए और फिर एरे, राइट। तो इसका मतलब ये बाई डायरेक्शन है, दो यूज करे जा रहे हैं, और ये यूनरी है, इसमें सिर्फ एक ही यूज करके आ पा रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ वर्सेस इंस्टेंस ऑफ। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, क्या अनडिफाइंड और नल सेम है या अलग अलग है। तो यूजली इंटरव्यू इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अनडिफाइंड इक्वल टू नल एंड व्हाट यू गेट अ ट्रू। तो इससे ऐसा फील आता है कि अनडिफाइंड और नल दोनों ही सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, टाइप ऑफ अनडिफाइंड अगर हम चेक करें तो इट विल गिव यू अनडिफाइंड, और टाइप ऑफ नल अगर आप चेक करो तो इट विल गिव यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपको ऑब्जेक्ट देता है, ये आपको अनडिफाइंड देता है। इसका मतलब दोनों की डेटा टाइप ही इंटरनली क्या है, डिफरेंस है। एक और डिफरेंशिएशन देखें, अगर हम 10 प्लस अनडिफाइंड जब भी करते हैं तो अनडिफाइंड के साथ कैलकुलेशन होने पे नैन आता है। तो 10 प्लस अनडिफाइंड गिव यू अ नैन वैल्यू। नैन इज अ नॉट अ नंबर, यानी कि इट्स एन एरर वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो एरर वैल्यू ऑफ अ नंबर हमारे पास आती है इसके थ्रू। लेकिन अगर आप 10 प्लस नैन की जगह नल करो तो नल विल बी कंसिडर एज अ जीरो। तो 10 प्लस जीरो इज कमिंग दिस 10। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये हमें कोई एरर वैल्यू नहीं देता। ऑल टुगेदर दोनों एक लेवल पे सेम काम कर रहे हैं। अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो अगर मैंने लिखा 10 प्लस अनडिफाइंड, यानी कि नंबर प्लस अनडिफाइंड इज गिविंग यू नंबर, आपको नंबर इधर है। ऑल टुगेदर वो जो वैल्यू हमारे पास आती है 10 प्लस अनडिफाइंड, दैट्स अ नैन, एंड नैन इज अ नंबर, एंड इट्स एन एरर वैल्यू ऑफ अ नंबर। लेकिन जब आप लिखते हो 10 प्लस नल, तो नल विल बी कंसिडर एज अ जीरो, एंड 10 प्लस जीरो इज बिकम 10, तो इट्स अगेन अ नंबर। यानी कि हम बोले नंबर प्लस नल विल गिव यू नंबर, जैसे कि ये भी आपको ऐसा ही दे रहा था। तो दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और वी नो कि अनडिफाइंड जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, तो अनडिफाइंड जब भी वर्ड सामने आता है तो अनडिफाइंड मीन्स नो वैल्यू, यानी कि अनडिफाइंड जब भी वर्ड होगा तो उसका सीधे सीधे मतलब है
नो वैल्यू, अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसका टाइप भी क्या है, अनडिफाइंड। लेकिन जब हम नल यूज करते हैं तो उसका मतलब है नो रेफरेंस, यानी कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो वाई इट इज गिविंग दिस डबल इक्वल टू गिविंग ट्रू, बिकॉज जो डबल इक्वल टू है हमारे पास, दिस इज माई लूज कंपैरिजन ऑपरेटर, वो असल में क्या करता है, वो टाइप चेक नहीं करता है। अनडिफाइंड की टाइप अनडिफाइंड है, नल की टाइप ऑब्जेक्ट है, तो वो टाइप चेकिंग नहीं करता। वो क्या करता है, टाइप कन्वर्जन करता है बिफोर कंपैरिजन। तो कंपेयर करने से पहले इट विल डू अ टाइप कन्वर्जन, यानी कि वो कोअर्जन वाला फंडा यूज करता है। तो वो चेक करता है कि अगर मैं इसे अनडिफाइंड को नल के बराबर कर दूं, यानी कि उसकी वैल्यू उसी के बराबर ले आऊं, या नल की वैल्यू अनडिफाइंड के बराबर ले आऊं, तो सेम हो जाएगी। इसलिए डेट्स वाई अनडिफाइंड और नल एट द एंड ट्रू दिखते हैं हमें। तो इट विल बी कमिंग एज अ ट्रू हेयर। इसका मतलब ये है कि कोवर्जन रूल के हिसाब से ये टाइप कास्ट हो जाते हैं, और टाइप कास्ट होकर इट इज गिविंग यू ट्रू। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो इसकी वैल्यू ही कंपेयर, मैंने पहले मुझे इसकी टाइप ही कंपेयर करनी है, तो मैं लिखूंगा अनडिफाइंड ट्रिपल इक्वल टू नल। अगर मैं ये लिखता हूं तो इस केस में टाइप ऑफ अनडिफाइंड चेक होता है, टाइप ऑफ नल चेक होता है, दोनों ही अलग है। क्योंकि टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड एंड टाइप ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट, और दोनों का डेटा टाइप ही इंटरनली अलग है, तो वैल्यू कंपैरिजन नहीं करता है। तो लर्निंग ये मिलती है कि जब हम ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, दिस वन, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। ये हमेशा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है, और स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करते वक्त वो बोलता है कि सबसे पहले टाइप कंपेयर करता हूं। अगर टाइप सेम है, देन वैल्यू कंपेयर करता हूं। अगर टाइप सेम नहीं, आगे कंपेयर करता ही नहीं। जबकि जब आप डबल इक्वल टू यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड गाइस लूज कंपैरिजन। ये हमारे पास लूज कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये कहता है मैं सबसे पहले टाइप कन्वर्जन कर देता हूं कि कौन कितना आसानी से कन्वर्ट हो सकता है दूसरे टाइप में, और अगर वो कन्वर्ट होकर उसकी वैल्यू सेम हो जाती है तो आई विल गिव यू ट्रू। सेम अनडिफाइंड नल के केस में हमारे पास हुआ। तो अगर आप ऐसा ध्यान दो कि अगर मेरे पास 10 है और फिर डबल इक्वल टू ऐसा 10 है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो जाता है नंबर में। ये वाला जो स्ट्रिंग है ये नंबर में कन्वर्ट होता है, और ये नंबर में कन्वर्ट होता है 10 ही बन जाता है, इट विल गिव यू अ ट्रू। जैसे कि नल अनडिफाइंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बोलता है। इंटरव्यू क्वेश्चन आता है विच इज कॉल्ड नैन इक्वल टू नैन, क्या आना चाहिए। तो नैन बेसिकली एरर वैल्यू है, इट्स एन एरर वैल्यू ऑफ नंबर। तो इसका मतलब नैन का जो टाइप है वो नंबर ही है। तो अगर हम यहां पर से जाएंगे और यहां से सबसे पहली चीज देखें कि टाइप ऑफ नैन हमारे पास नंबर है, और नैन आने की वजह भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं कोई ऐसी कैलकुलेशन करता हूँ 10 प्लस अनडिफाइंड कर देता हूँ, तो इट विल गिव टी में मेरे पास नैन आ जाएगा। इसका मतलब इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करो, 10 को अनडिफाइंड का प्लस करो, अनडिफाइंड मींस नो वैल्यू देयर, तो इट कुड नॉट डू एनी ऑपरेशन, दैट्स व्हाई नैन आता है। तो नैन इज एन एरर वैल्यू, और टाइप ऑफ अगर मैं टी करूं तो इट्स अ नंबर एरर वैल्यू। इसका मतलब नंबर के पास दो तरीके की वैल्यूज है, एक है करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट है जो आप 0 to 9 या डेसिमल में देख रहे हो, दैट्स अ करेक्ट वैल्यूज, और एक है इसकी एरर वैल्यूज। तो एरर वैल्यू के अंडर आता है हमारे पास नैन। तो नंबर की ही टाइप में दो तरीके की वैल्यू, करेक्ट और एरर वैल्यू, तो दिस इज अ नैन इज देयर। अब इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता है बिकॉज नैन का जो टाइप है दोनों ही नंबर है, तो व्हाई दिस नैन इज नॉट इक्वल टू दिस, व्हाई इट इज गिविंग फॉल्स। नैन तो एरर वैल्यू, तो एक एरर वैल्यू दूसरे एरर वैल्यू के बराबर क्यों नहीं होती, क्योंकि एक एरर वैल्यू दूसरे एरर वैल्यू के इसलिए बराबर नहीं होती क्योंकि दोनों के सिचुएशन अलग हो सकते हैं एरर के। तो अगर सपोज मैं लिखा 10 प्लस अनडिफाइंड, दिस इज अ वन ऑफ द सिचुएशन गाइस, तो इसका मतलब अगर मैंने यहां ये लाइन लिखी दिस इज द वन ऑफ द सिचुएशन। एक और ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां लिख रहा हूं 10 इनटू अनडिफाइंड, दिस इज अनदर सिचुएशन ऑफ एरर। तो टी में भी रहना आता है, टी टू में भी आता है, लेकिन दोनों का एरर आने की वजह अलग है, तो दैट्स व्हाई द एरर वैल्यू इज अ डिफरेंट। तो अगर मैं लिखता हूं टी इक्वल टू टी टू, तो वो बोलता है नैन इस वाले नैन की वजह और उस वाले नैन की वजह अलग अलग है, दैट्स व्हाई टू नैन आर ऑलवेज नॉट इक्वल टू, वो कभी बराबर नहीं होंगे। तो इवन अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू भी करता हूं, तो ट्रिपल इक्वल टू ने क्या क्या होगा, पहले टाइप चेक करोगे, तो दोनों की टाइप क्या है, यानी कि टाइप ऑफ टी हमेशा बराबर है टाइप ऑफ टी टू के, क्योंकि दोनों की टाइप नंबर है, तो इट्स नंबर। बट उसने जाके आगे चल गया किया, उसने वैल्यू चेक करी, दोनों के एरर की वजह ही अलग अलग है, राइट। तो मींस अब अगर मैं इस बात को कनेक्ट करूं, अगर मैं यहां जाता हूं गाइस,
दिस वन 10 प्लस अनडिफाइंड, और फिर से लिखता हूं where t2 10 प्लस अनडिफाइंड, ऐसा लिखता हूं। और अब मैं यहां जाकर T2 करता हूं, अभी भी मेरे पास फॉल्स आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ एक वैल्यू ऐसी दे रहा है, इट इज सेइंग कि एवरी एरर इज यूनिक। तो 10 प्लस अनडिफाइंड, अगेन 10 प्लस अनडिफाइंड, एक्सप्रेशन सेम, बट एरर वैल्यू इज ऑलवेज यूनिक फॉर इट, क्योंकि ये किसी और इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट पे है, ये किसी और इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट पे है। दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग यू, इट इज गिविंग अ फॉल्स। दैट्स व्हाई नैन नेवर इक्वल टू अनदर नैन। तो हम लोगों ने जो रेफरेंस टाइप पढ़े वो एरे पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, अब हम धीरे धीरे फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। फंक्शन भी रेफरेंस पे काम करेगा। फंक्शन बनाने के लिए बस फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम देना है और करली ब्रैकेट लगाना, शिफ्ट एंटर करके मल्टीपल लाइन में से लिखना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ जाके अगर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखता हूँ आई एम शो, तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंटफ लिख रहा है और यहाँ पर मैंने आई एम शो लिखा। फंक्शन विल बी गेट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन हुआ, आउटपुट में कुछ नहीं आया, अनडिफाइंड, क्योंकि फंक्शन डिफाइन हुआ है। इसे बुलाने के लिए बस इतना लिखना है, शो और ब्रैकेट। तो आपने फंक्शन को यहां से फंक्शन को कॉल लगा दिया, पहले बनाया फिर कॉल लगा दिया। कॉल लगाते फंक्शन ने आपको आउटपुट दिया विच इज आई एम शो। अनडिफाइंड पे आया, जब कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ध्यान रखना। फंक्शन रिटर्न नथिंग, इट रिटर्न अनडिफाइंड। तो अब अगर मैं यहां से गाइस यहां पहुंचता हूं और यहां लिखता हूं रिटर्न 100, लिखा रिटर्न 100, तो फंक्शन बनाया तो कुछ तो आएगा नहीं क्योंकि डिफाइन हुआ है। और अब अगर गाइज मैं फिर से इसे बुलाता हूं, आप देखोगे आई एम श्योर 100 आया, जबकि पिछली बार देखो आई एम शो अनडिफाइंड आया था। इसका मतलब ये था कि वेन एवर यू कॉल अ फंक्शन इट रिटर्न अनडिफाइंड इफ यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, बट इफ यू रिटर्न समथिंग, जैसे 100 रिटर्न किया तो आपके पास 100 आया, अनडिफाइंड नहीं आया। तो हमें समझ में आया फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को बुलाते कैसे हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के पास एक और फीचर है, इसका भी टाइप है। तो अगर आप टाइप ऑफ शो देखोगे तो ये भी टाइप है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इज एक्टिंग एज अ डेटा टाइप। तो इसका मतलब अब आप ऐसा करके आ सकते हो, आप एक वैर बनाओ और वैर में शो को असाइन करो। ध्यान देना मेरी बात, मैंने शो को बुलाया नहीं है, शो को असाइन कर दो। बुलाता तो ऐसा होता, देखो बुलाता तो क्या होता, इसमें रिटर्न होके 100 आया था, ए में 100 आता। देखो चला कर देखते हैं, ए में आपको दिखेगा, ए में क्या आया, 100 आया। तो ए चलाया, आई एम शो चला और ए में 100 आ गया। अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि हमने सिर्फ एक्सप्रेशन मतलब डिक्लेरेशन की है, दैट्स वाई अनडिफाइंड दिखता है। लेकिन ए में क्या आया, 100 आया क्योंकि आपने उसे बुलाया था, बुला के जो वैल्यू थी 100, इट विल बी गेट प्रिजर्व्ड हियर। अब अगर आप इसका टाइप ऑफ चेक करने जाओ भाई, आपको दिखेगा नंबर है। लेकिन इस बार मैं ए में शो को बुलाता नहीं, बस पास कर देता हूं। इसका मतलब फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया, किसके अंदर, ए के अंदर रेफरेंस पास कर दिया। अब ए के पास क्या है, ए के पास पूरा फंक्शन का रेफरेंस है। अब अगर आप टाइप ऑफ ए चेक करो, इट इज सेइंग आई एम अ फंक्शन, मैं एक फंक्शन ही हूं। और अब आप अगर ए को बुलाते हो, असल में आप शो को बुलाते हो। आप ए को बुलाते हो तो आप शो को बुलाते हो। तो नाउ वेरिएबल कैन हैव अ फंक्शन एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो हम फंक्शन का भी रेफरेंस रख सकते हैं। एंड फंक्शन एक्ट एज अ टाइप इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन भी एक टाइप है यहां पर, बिकॉज वेरिएबल के अंदर फंक्शन हो सकता है, तो फंक्शन में से वेरिएबल रिटर्न हो सकता है। ध्यान सुनना, फंक्शन में वेरिएबल हो सकता है, तो फंक्शन में से वेरिएबल रिटर्न हो सकता है, यानी कि फंक्शन में से फंक्शन में रिटर्न हो सकता है। फंक्शन में आर्गुमेंट एक वेरिएबल हो सकता है, तो फंक्शन में फंक्शन भी पास हो सकता है, ये पॉसिबल है। फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, वेरिएबल के अंदर फंक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट एज अ फंक्शन हो सकता है, फंक्शन में फंक्शन रिटर्न भी हो सकता है। दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी हम इम्यूटेबिलिटी बात करते हैं, इट मींस मेकिंग अ कॉपी वेन एवर यू डू एनी चेंज। जब भी कुछ चेंज करोगे कॉपी बन जाएगी। म्यूटेबिलिटी का मतलब है ओरिजिनल में चेंज होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, देखो वैर A10, मैं लिखा वैर A10, और अब मैंने जब ऐसा लिखा वैर A10, तो इट क्लियरली मीन्स कि ए में 10 है गाइस, ए में 10 गया है एज अ वैल्यू। और अब अगर मैं आपके सामने ये वर्ड लिखता हूं a इक्वल टू, या सिर्फ लिखता हूं a+20, तो इसका मतलब क्या होता है, इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी जिसमें 10+20 होके 30 बनता है, और इट इज कमिंग ऑन अ न्यू मेमोरी। ये नई मेमोरी में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसका मतलब इसने ओरिजिनल में चेंज नहीं किया है। तो वी आर एबल टू सी a+20 लिखने पे ए पे 10 ही रह जाता है, ओरिजिनल में कोई भी चेंज नहीं होता है। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट।
a प्लस 20 होने पे यहाँ पर 30 आता है, और यहाँ पर a अभी भी कैसा है 10, इसका मतलब a में चेंज हुआ, एक नई मेमोरी बनी। तो दैट्स वाई हम लोग जनरली ऐसा लिखना पसंद करते हैं, a प्लस 20। इसका मतलब ये है कि a में अब 30 हो गया है, तो a ने इसको छोड़ दिया है पॉइंट करना, और अब वो इसको पॉइंट करने लग गया है इस वाले को। इट्स अगेन ना इम्यूटेबिलिटी, क्योंकि वेन एवर यू डू एनी चेंज इट विल चेंज इन अ कॉपी, इट वुड नॉट चेंज इन द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो हर बार कॉपी बनेगा। तो आप इम्यूटेबिलिटी को सेव एज ऑप्शन की तरह सोच सकते हो कि जब मैं सेव एज करता हूं कंप्यूटर में तो हमेशा एक नई कॉपी बनती है, मेरे पास एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है, पीछे वाली कॉपी पहले से रह जाती है मेरे पास। तो एक कॉपी है और फिर एक में मैंने नया कॉपी क्रिएट करके रख दिया। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं म्यूटेबिलिटी की, इसका अपोजिट है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब है कि अब अगर मैं एक एरे बनाता हूं और ऐसा लिखता हूं 10 20 30, तो इससे क्या हुआ, मेरे पास एक एरे क्रिएट हुआ और इसमें मेरे पास 10 20 30 आया, राइट। 0 1 2 ये मेरे पास क्रिएट हुआ, इसका एक एड्रेस क्रिएट हुआ। मान लो इसका एड्रेस है 9K, तो इस एरे के पास 9K है, वैल्यू नहीं है, एड्रेस है, रेफरेंस है। अब अगर मैंने असाइन किया इसको वैर टी इक्वल टू ARR, तो ARR में जो है वो टी में है, जो ARR में है वो टी में है, तो टीम के पास क्या है, टी के पास 9K है, वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, अगर मैं एक में चेंज करूंगा दूसरे में चेंज होगा, देखना। मैंने ऐसा किया, टी के 0 पे चेंज किया, टी के पास क्या था 9K, तो 9K से वो टी पे गया, 1000, मतलब 10 को 10,000 कर दिया। तो आपको फील आएगा टी में तो चेंज है, लेकिन वो ARR में भी चेंज है, दिस ARR में भी चेंज है। दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। इसका मतलब म्यूटेबिलिटी मींस चेंज इन द ओरिजिनल, इट वुड नॉट चेंज इन अ कॉपी। तो ओरिजिनल पे चेंज करता है। इम्यूटेबल जब भी होगा, चेंज इन अ कॉपी। तो जब भी आपको कोई हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करना है कि मैं ओरिजिनल को चेंज नहीं करूंगा, उसकी उसकी कॉपी बनाऊंगा, उसमें चेंज करूंगा, तो पुरानी हिस्ट्री भी रहेगी, मैं पीछे जा सकता हूं उस पर। तो आप किसे यूज करो, आप यूज करो इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट को। और जब आपको लगता है मैं ओरिजिनल में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज करूं, म्यूटेबिलिटी को। सपोज अब मेरे पास ये जो एरे है, क्योंकि वो रेफरेंस रखता है तो वो हमेशा म्यूटेबल है, जबकि नंबर जो मेरे पास था वो वैल्यू रखता है तो वो मेरे पास इम्यूटेबल है। तो क्या मैं म्यूटेबल को इम्यूटेबल बना सकता हूं? यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा करने के लिए मेरे को इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो किसी तरीके से अगर मैं इस एरे की कॉपी बना दूं, तो इसकी कॉपी बनाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है विच इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। तो अगर मैं इसे 3 बार लिखें और ARR लिख दें, तो ARR के एक एक एलिमेंट को उठाकर कॉपी कर देगा R के अंदर। तो अगर इस बार अगर आप R को देखोगे तो R में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे डेटा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो ARR से, तो R के पास अलग एड्रेस है, ARR के पास अलग एड्रेस है। तो इट क्लियरली मीन्स कि आपके पास जो ARR बना था, लेट्स से वो है ना कुछ वैल्यूज के साथ, है ना जो भी इसके पास वैल्यूज हैं उसके साथ ये 8K पे बना था, और ARR के पास 8K था। लेकिन जब आपने R बनाया तो R ने अपनी अलग मेमोरी पकड़ी है इस बार, उसमें सेम वैल्यू तो है लेकिन एड्रेस लेट से 2K है इसका, राइट। तो वैसे पॉइंट कर रहा है, जबकि पिछली बार जब आपने टी में से डाला था तो उसके पास सेम एड्रेस था। दैट्स व्हाई इट इज राइट नाउ इट इज गिविंग अ फॉल्स हियर। यहाँ पर फॉल्स आता है क्योंकि आर के पास अलग एड्रेस है, ARR के पास अलग एड्रेस है। लेकिन जब आप ऐसा करते थे वेर टी इक्वल टू ARR, तो ARR का एड्रेस कॉपी होता था टी में, और अगर आप टी इक्वल टू ARR करते थे दोनों के पास सेम एड्रेस होता है, इट इज गिविंग ट्रू। तो इट क्लियरली मीन्स कि आर के पास अलग कॉपी है, ARR के पास अलग कॉपी है। तो अगर आर जाकर अपनी वैल्यू जीरो इंडेक्स वैल्यू को 1 कर देता है तो आर में चेंज होता है, वो ARR में नहीं होता है, राइट। सो दिस इज वी हैव लर्न a difference between mutability and immutability.